शादी है और भारत में एक ट्रैवलर आता है और कहता है कि एक मामूली सा फूल लोगों के लिए खाने जितना जरूरी है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा फूल था? हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसका जवाब और ऐसे कई मजेदार फैक्ट्स आज हम अनकवर करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम आप सभी अमेजिंग लर्नर्स का। ये है द डीप डाइव और आज हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री की एक एपिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम यूपीएससी के कुछ सबसे ट्रिकी एमसीक्यूज को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होगा, हम कॉन्सेप्ट्स की एकदम गहराई में उतरेंगे। अब इससे पहले कि हम इस टाइम मशीन में जंप करें, आपके लिए एक छोटा सा मिशन है। अगर आपको हर क्लिक के साथ स्मार्टर बनना पसंद है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके हमारी एनर्जी बढ़ाइए और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सीरियसली अभी कर लीजिए, एकदम फटाफट। इससे हमें पता चलता है कि आप डीप नॉलेज के लिए तैयार है। रेडी फॉर द चैलेंज? बिल्कुल रेडी। आज हमारा मिशन सिंपल है, टोटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम सिर्फ क्या नहीं ढूंढेंगे, हम क्यों को मास्टर करेंगे। सही बात है। हर सही जवाब के लिए हम ये भी समझेंगे कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। असली लर्निंग तो वहीं छिपी होती है ना। सही बात है। तो आज हमारे लर्निंग मैप पर क्या क्या है? हम शानदार विजयनगर एम्पायर से शुरू करेंगे, फिर औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला रिबेलियन देखेंगे, शिवाजी महाराज की नेवल जीनियस को एक्सप्लोर करेंगे, मिडीवियल असम की इकोनॉमी में डिग करेंगे, डेक्कन सल्तनत को नेविगेट करेंगे और अकबर की ब्रिलियंट पॉलिसीज को डिकोड करेंगे। सफर काफी लंबा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर। यह है क्वेश्चन 124 CAPF 2024 से। अब्दुल रज़्ज़ाक, द ट्रैवलर टू विजयनगर, had referred to the presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part. Which variety of flower was being referred to by Abdur Razzaq? जैस्मिन, लोटस, हाइबिस्कस और रोज। और ब्रॉड माइक्रो थीम है फॉरेन ट्रैवलर्स इन विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विजयनगर एम्पायर जो 14th से 16th सेंचुरी तक रूल कर रहा था, साउथ इंडिया का एक एब्सोल्यूट पावर हाउस था। ये इतना प्रॉस्परस था, इतना मैग्निफिसेंट कि दुनिया भर से ट्रैवलर्स यहाँ आते थे। जैसे इटली से निकोलो डी कॉन्टी, पोर्टुगल से फर्नाओ नूनेज और हाँ, पर्शिया से अब्दुल रज़ाक। तो ये एक तरह से 15th सेंचुरी की ट्रैवल व्लॉगिंग हो गई। वो आए, उन्होंने देखा और इतने डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे जो आज हमारे लिए हिस्टोरिकल ट्रेजर्स है। कूल है ना? एग्जैक्टली। और अब्दुल रज़ाक एक पर्शियन स्कॉलर थे, हिरात यानी आज के अफगानिस्तान से, एक एम्बेसडर। अब चलिए डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम बहुत डायरेक्ट है। रज़ाक ने किस फूल को नेसेसरी एज फूड कहा? तो एक ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए जैस्मीन, बी लोटस, सी हाइबिस्कस। ये तीनों ही फूल इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजा में, रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं। हाँ, तो ये क्लासिक डिस्ट्रैक्टर्स हुए। बिल्कुल। एग्जामिनर इन्हें इसलिए डालता है क्योंकि ये प्लॉजिबल लगते हैं, लेकिन रज़ाक का स्पेसिफिक मेंशन इनके बारे में नहीं था। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि लोटस फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में प्यूरिटी और एनलाइटनमेंट का सिंबल है। हाइबिस्कस को अक्सर गॉडेस काली के ऑफरिंग से जोड़ा जाता है। पर ये जनरल फैक्ट्स हैं, रज़ाक ने ये हाईलाइट नहीं किया। अब आते हैं ऑप्शन डी रोज पर, और यही हमारा सही जवाब है। रोज? हाँ। रज़ाक गुलाब की ट्रेड की स्केल को देखकर हैरान थे। उन्होंने लिखा कि गुलाब का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता था रिलीजियस रिचुअल्स में, पर्सनल अडॉर्नमेंट के लिए, परफ्यूम्स बनाने में और बड़ी बड़ी पब्लिक सेरेमनीज में, कि वो लोगों के लिए खाने जितना ही जरूरी हो गया था। वाओ! ये एक छोटी सी डिटेल हमें विजयनगर की इमेंस वेल्थ और हाईली डेवलप्ड एस्थेटिक कल्चर के बारे में बताती है। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो सिर्फ सब्सिस्टेंस से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये तो एक फैंटास्टिक इंसाइट है। ये सिर्फ एक फूल के बारे में फैक्ट नहीं है, ये उनकी पूरी इकोनॉमी और वैल्यू सिस्टम की एक खिड़की है। प्रिसाइसली। और यहाँ कुछ और हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज है। अब्दुल रज़ाक तीमूरिड रूलर शाहरुख के एम्बेसडर थे। और ये बहुत जरूरी है कि वो इंडिया में संगमा डायनेस्टी के देवा राया 2 के शासनकाल में आए थे। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। बिल्कुल। उरुली विजयनगर सिटी को 7 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स वाला बताया था, जो उसे इनक्रेडिबली वेल फोर्टिफाइड बनाता था। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम में फंस जाऊं तो इसे डिड्यूस कैसे करूं? इसका एलिमिनेशन लॉजिक है, एम्पायर की इमेज के बारे में सोचना। विजयनगर अपनी ग्रैंडियोर और एलीट कल्चर के लिए जाना जाता था। बाकी फूल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोज हिस्टोरिकली पर्शिया और इंडिया में लग्जरी, रॉयल्टी और डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस का सिंबल रहा है। तो ये स्टेटमेंट के लिए एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। परफेक्ट। और इसे मेमोरी में कैसे लॉक करें? सिंपल, ये रहा आपका मेमोरी हैक, रज़ाक की रोज। बस इमेजिन कीजिए कि रज़ाक मार्केट में रोजेस को देखकर इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्हें लगा कि वो इनके बिना जी नहीं सकते। रज़ाक की रोज, गॉट इट। तो मिनी रिकैप ये है, अब्दुल रज़ाक देवाराय 2 के समय के पर्शियन ट्रैवलर ने विजयनगर एम्पायर में रोज को एज नेसेसरी एज फूड कहा था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125 फ्रॉम कैफ 2024। Which of the following statements about the Bundela rebellion against Aurangzeb are correct? 1. Shivaji advised Chhatrasal to promote local risings against Aurangzeb. 2. Chhatrasal levied Chauth like Marathas. 3. In 1705, Aurangzeb decided to make peace with Chhatrasal and Chhatrasal was granted mansab of 4,000. A. 1 and 2 only.
B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all 1, 2 and 3. और ब्रॉड माइक्रो थीम है रीजनल रिवोल्ट्स ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है औरंगजेब के शासनकाल का फ्रिक्शन। वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजर थे और उनकी पॉलिसीज, स्पेशली उनकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ने बहुत रेजिस्टेंस पैदा किया। इसी वजह से मराठास, जाट्स, सिख्स और इस केस में बुंदेलाज जैसी रीजनल पावर्स का उदय हुआ। बुंदेलाज बुंदेलखंड रीजन के एक राजपूत क्लैन थे। अब स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग्स अगेंस्ट औरंगजेब। ये बिल्कुल सही है। एक यंग छत्रसाल असल में शिवाजी से मिले थे और उनसे गाइडेंस मांगी थी। शिवाजी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के बजाय उन्हें इंस्पायर किया कि वो बुंदेलखंड वापस जाएं और अपना खुद का लोकल रेबेलियन लीड करें। उन्होंने एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, मुगल्स के खिलाफ एक मल्टी फ्रंट रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब शिवाजी स्ट्रेटेजिकली सोच रहे थे, सिर्फ अपना एम्पायर बनाने के बजाय एलाइज बना रहे थे और मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट 2, छत्रसाल लेवीड चौथ लाइक मराठास। ये भी सही है। एक बार जब छत्रसाल ने बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने मराठा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया, जिसमें चौथ लगाना भी शामिल था। ये शिवाजी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाता है, सिर्फ आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि गवर्नेंस पर भी। और चौथ क्या था, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए जरूरी है। चौथ एक टैक्स था, लिटरली 1/4 या 25% रेवेन्यू का, जो मराठा उन टेरिटरी से कलेक्ट करते थे जो सीधे उनके रूल में नहीं थी। बदले में वो उन टेरिटरीज पर हमला नहीं करते थे। ये एसेंशियली एक प्रोटेक्शन टैक्स और रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स था। समझ गई। अब स्टेटमेंट 3। इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। ये भी सही। 1705 तक औरंगजेब बूढ़े हो चुके थे, डेक्कन में मराठास के खिलाफ लगातार युद्धों और राजपूत रेजिस्टेंस में फंसे हुए थे। उन्होंने एक फ्रंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए छत्रसाल के साथ शांति स्थापित करने का स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने उसे 4000 का मनसब ऑफर किया। और मनसब क्या होता था? एक और इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री बैकबोन था, जिसे अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसब एक रैंक होती थी जो एक ऑफिसर की सैलरी और उसे कितने हॉर्समैन मेंटेन करने हैं ये तय करती थी। एक हाई मनसब देना किसी राइवल को इंपीरियल हायरार्की में शामिल करने का एक तरीका था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस क्लियर है। इसका मतलब आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर है डी 1, 2 and 3। यहाँ कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। मेमोरी हैक के लिए बस कहानी याद रखिए। शिवाजीज एडवाइस 1 लेड टू चौथ प्रैक्टिस 2 विच फर्स्ट औरंगजेब्स पीस 3। तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड है। परफेक्ट। मिनी रिकैप। शिवाजी ने छत्रसाल को इंस्पायर किया, जिन्होंने मराठा चौथ सिस्टम अपनाया, और आखिर में एक थके हुए औरंगजेब ने उन्हें मनसब देकर शांति स्थापित की। तीनों फैक्ट सही हैं। चलिए अगले चैलेंज पर मोमेंटम बनाए रखते हैं। क्वेश्चन 126 CAPF 2024 से। Which naval forts were erected by Shivaji? 1. सुवर्णदुर्ग, 2. विजयदुर्ग, 3. सिंधुदुर्ग, 4. कोलावा। और कोड्स हैं A 1, 2, 3 and 4, B 1, 2 and 4 only, C 3 and 4 only, D 2 and 3 only। ब्रॉड माइक्रो थीम, मराठा नेवी एंड कोस्टल डिफेंस। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक वजह से फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। उन्होंने समझा कि कोंकण कोस्ट पर आधारित एक किंगडम के लिए नेवल पावर के बिना सच्चा स्वराज इम्पॉसिबल था। उन्हें ट्रेड प्रोटेक्ट करने, पोर्चुगीज और इंग्लिश जैसी यूरोपियन पावर्स को चैलेंज करने और क्रिटिकली जंजीरा से सिद्दीस को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी और कोस्टल फोर्ट की जरूरत थी। चलिए ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं। मुझे लग रहा है ये सभी सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। सर्जरी करते हैं। नंबर 1 सुवर्णदुर्ग। हाँ। ये दपोली के पास शिवाजी द्वारा फोर्टिफाइड एक की नेवल बेस था। इसका मुख्य उद्देश्य सिद्दीस को काउंटर करना था। सो करेक्ट। नंबर 2 विजयदुर्ग। ओरिजिनली इसे बहमानीज ने बनाया था, लेकिन शिवाजी ने 1653 में इसे कैप्चर किया और ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने इसकी दीवारों को मजबूत किया और एक डॉकयार्ड भी बनवाया जो बड़े शिप्स को होल्ड कर सकता था। ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक एसेट था। सो करेक्ट। राइट। नंबर 3 सिंधुदुर्ग। ये तो उनका मास्टरपीस था। शिवाजी ने पर्सनली मालवन कोस्ट के पास एक आइलेट साइट को चुना और इस किले को 1664-67 के बीच स्क्रैच से बनवाया। इसे प्योरली एक नेवल हेडक्वार्टर्स के रूप में डिजाइन किया गया था, जो लैंड बेस्ड अटैक से सेफ था। सो करेक्ट। और नंबर 4 कोलाबा। अलीबाग के पास स्थित इस सी फोर्ट का कमीशन शिवाजी ने 1680 में किया था, हालांकि ये उनकी मृत्यु के बाद पूरा हुआ। बाद में ये लेजेंडरी कान्होजी आंग्रे के अंडर एक मेजर नेवल हेडक्वार्टर्स बना। सो करेक्ट। तो चारों सही हैं। इसका मतलब आंसर ए है। लेकिन आपने सिद्दीस का 2 बार जिक्र किया। ये कौन थे और ये इतनी बड़ी बात क्यों थे? ग्रेट क्वेश्चन। ये हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज है। जंजीरा के सिद्दीस अफ्रीकन ओरिजिन के मर्सनरीज थे जो जंजीरा के अजय सी फोर्ट को कंट्रोल करते थे।
वो मुगल्स के साथ अलाइंड थे और मराठास के लिए एक कांस्टेंट पावरफुल नेवल थ्रेट थे। शिवाजी की ज्यादातर नेवल स्ट्रैटेजी सिद्दीज को कंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई थी। उन्हें समुद्र पर मराठों का आर्च राइवल समझिए। अब एक पल के लिए रुकते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक एम्पायर जिसे हम प्राइमरीली लैंड बेस्ड मानते हैं, उसके लिए नेवी इतनी क्रूशियल क्यों थी? ये ट्रेड प्रोटेक्शन, कोस्ट लाइन से परे पावर प्रोजेक्ट करने और एम्पायर की इकोनॉमिक लाइफलाइन को सिक्योर करने के लिए थी। इससे बेहतर नहीं कह सकता था। तो क्योंकि चारों फोर्ट शिवाजी के स्ट्रेटेजिक नेवल विजन का हिस्सा थे, जिन्हें या तो बनाया गया था या सिग्निफिकेंटली फोर्टिफाई किया गया था। करेक्ट आंसर है A, 1, 2, 3 और 4। इसका मेमोरी हैक सिंपल है, याद रखिए SVSK, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, कोलाबा, शिवाजी के ऑसम नेवल फोर्ट्स। SVSK लॉक कर लिया। मिनी रिकैप, चारों फोर्ट्स स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलाबा शिवाजी की पायोनियरिंग नेवल स्ट्रैटेजी के की पिलर्स थे। चलिए अगले सवाल की ओर सेल करते हैं। अगला सवाल इकोनॉमी पर, क्वेश्चन 127 CAPF 2024 से। Which of the following statements about the economy of Assam in the medieval period is correct? 1. Ahoms cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and artillery pieces. 2. Assam adopted new crafts of brass casting and making granulated sugar during this period. 3. Sarthabari village in Kamrup was known for its skill in metal casting. A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above. Broad micro-theme, Economy of the Ahom Kingdom. चलिए अहोम किंगडम की बात करते हैं। उन्होंने असम पर लगभग 600 साल 13th से 19th सेंचुरी तक रूल किया। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जबकि उनकी इकोनॉमी प्राइमरीली अग्रेरियन थी, जो एक यूनिक कंपल्सरी लेबर सिस्टम पर आधारित थी, वो सिर्फ किसान नहीं थे। हाँ, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और उनकी इकोनॉमी डाइवर्स थी। ये सवाल इसी वाइडर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। चलिए स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। ओके। Ahoms cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and artillery pieces. हाँ, ये बिल्कुल सही है। अहोम्स ने इंडिजिनस आर्म्स प्रोडक्शन डेवलप कर लिया था। उन्होंने मुगल्स के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में मैचलॉक्स, गन पाउडर और कैनन्स का एक्सटेंसिवली यूज किया, जो उनकी सफलता का एक की रीजन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेरियोटाइप को तोड़ता है कि रीजनल किंगडम्स मुगल्स की तुलना में टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे। एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट 2, असम अडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट्स ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड मेकिंग ग्रैन्युलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी सही है। मिडिवल पीरियड में ब्रास कास्टिंग असम में एक नोटेबल इंडस्ट्री बनी। ग्रैन्युलेटेड शुगर बनाने की टेक्नोलॉजी भी फैली, जो सिर्फ चावल उगाने से परे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट्स दिखाती है। ठीक है। और सार्थाबारी विलेज इन कामरूप was known for its skill in metal casting. ये एक बहुत स्पेसिफिक लेकिन सही फैक्ट है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में सार्थावरी तब भी और आज भी अपने ट्रेडिशनल बेल मेटल और ब्रास मेटल क्राफ्ट्स के लिए फेमस हैं। इसकी ओरिजिन्स मिडिवल पीरियड में है, जब इसे अहोम्स जैसे रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। तो फिर से तीनों सही हैं। आपने एक यूनिक लेबर सिस्टम का जिक्र किया था। हाँ, और ये क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज है। अहोम स्टेट पाइक सिस्टम पर आधारित था। ये एक मैंडेटरी लेबर सिस्टम था, जहां अडल्ट मेल्स, जिन्हें पाइक्स कहा जाता था, को स्टेट के लिए मिलिट्री या सिविल सर्विस देनी पड़ती थी। बदले में उन्हें जमीन मिलती थी। ये सिस्टम अहोम इकोनॉमी और मिलिट्री की बैकबोन था। इसी एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की वजह से वो 1671 में प्रसिद्ध बैटल ऑफ सराय घाट में एक बहुत बड़ी मुगल आर्मी को हरा पाए थे। वाओ। तो क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स मेडिवल असम की डाइवर्स और एडवांस्ड इकोनॉमी को हाईलाइट करते हैं, करेक्ट आंसर है डी 1, 2 एंड 3। मेमोरी हैक है, असम्स इकोनॉमी इज इक्वल टू गन्स 1 प्लस शुगर एंड ब्रास 2 प्लस सार्थवारी क्राफ्ट 3। तीनों पॉइंट्स अहोम पावर को शो करते हैं। ऑसम। मिनी रीकैप। मिडीवल असम की इकोनॉमी सिर्फ अग्रेरियन नहीं थी, इसमें एडवांस्ड मिलिट्री टेक, गन्स, न्यू इंडस्ट्रीज, ब्रास, शुगर और सरथेबारी जैसे फेमस क्राफ्ट सेंटर्स भी थे। ठीक है, चलिए वापस दक्षिण चलते हैं। क्वेश्चन 128 फ्रॉम कैपएफ 2021। Which one of the following pairs of Deccan Sultanates and their respective regions is not correctly matched? A. Nizam Shahi, Bijapur. B. Barid Shahi, Bedar. C. Qutub Shahi, Golconda. D. Imad Shahi, Berar. Broad micro theme, Deccan Sultanates. सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम चेक बहुत क्रिटिकल है यहाँ। हम वो पेयर ढूंढ रहे हैं जो नॉट करेक्टली मैच्ड है। कोर कॉन्सेप्ट है डक्कन सल्तनट्स। जब बमानी किंगडम लेट 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो डक्कन में 5 इंडिपेंडेंट सल्तनट्स उभरे। ये सवाल उन डायनास्टीज और उनकी कैपिटल्स का एक क्लासिक मैचिंग टेस्ट है। लेट्स सी। तो ऑप्शन ए ही बचा। हाँ। इससे हमारे पास बचता है ए निजाम शाही बीजापुर। ये इनकरेक्ट पेयर है और इसीलिए हमारा आंसर है। निजाम शाही डायनेस्टी ने अहमदनगर से रूल किया था। बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी के कैपिटल थी। तो ये ट्रैप था। उन्होंने दो सबसे फेमस सल्तनत्स को मिसमैच कर दिया। प्रिसाइसली। एलिमिनेशन लॉजिक सिंपल है। अगर आप जानते हैं कि पावरफुल आदिल शाहीज ने बीजापुर से रूल किया, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि निजाम शाही वाला पेयर गलत है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए फाउंडर्स को याद रखना भी हेल्पफुल है। अहमदनगर सल्तनत निजाम शाहीज को मालिक अहमद शाह बहरी ने एस्टैब्लिश किया था।
बीजापुर सल्तनत आदिल शाहीज को यूसुफ आदिल शाह ने फाउंड किया था। गॉट इट। इस स्पेसिफिक पेयर को कैसे याद रखें? एक फन मेमोरी हैक है। सोचिए, अहमद निजाम शाहीज अहमदनगर से थे। दूसरे के लिए याद रखिए आदिल्स बिज, आदिल शाह बीजापुर में थे। अहमद निजाम आदिल्स बिज, परफेक्ट। मिनी रिकैप। ऑप्शन ए इनकरेक्ट मैच है। निजाम शाहीज ने अहमदनगर से रूल किया, जबकि बीजापुर आदिल शाहीज की कैपिटल थी। अब कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्वेश्चन 129 फ्रॉम KAPF 2021. Consider the following statements. Consider the following statements. 1. Under Akbar, the system of Zabd was established over a large area from Punjab to Awadh. Consider the following statements. 2. In the 17th century, North India, the system of Zabd lost much ground to the system of Kankut. Consider the following statements. Which statements are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Broad microtheme: Mughal land revenue systems. यहाँ कोर कॉन्सेप्ट मुगल्स का सोफिस्टिकेटेड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। अकबर ने अपने जीनियस फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोडरमल के साथ इस सिस्टम को स्क्रैच से इन्वेंट नहीं किया, बल्कि शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए सिस्टम को रिफाइन किया। हाँ। इन रिफाइंड सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट था जब्त या बंदोबस्त सिस्टम। चलिए स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ओके। अंडर अकबर, द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध। हाँ, ये सही है। जब्त सिस्टम, जिसमें प्रिसाइज लैंड मेजरमेंट और एवरेज यील्ड और प्राइसेस के आधार पर रेवेन्यू फिक्स करना शामिल था, एम्पायर के कोर सबसे फोर्टाइल रीजन्स में इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें पंजाब से अवध तक का एरिया शामिल था। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, In the 17th century, North India, the system of Zabt lost much ground to the system of Kankut. हाँ, ये भी सही है। ये एक नुआंस्ड पॉइंट है। जब्त सिस्टम को काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबिलिटी की जरूरत थी। 17वीं सेंचुरी के अंत में, स्पेशली औरंगजेब के अंडर, एम्पायर ओवरस्ट्रेच था और रिबेलियंस का सामना कर रहा था। डिटेल्ड मेजरमेंट्स करना मुश्किल हो गया था। इसलिए कनकूट जैसे दूसरे सिस्टम्स, जो प्रोड्यूस का एक रफ एस्टिमेट था, ज्यादा प्रेवलेंट हो गए, क्योंकि अनस्टेबल टाइम्स में उन्हें इंप्लीमेंट करना आसान था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्या आप जब्त सिस्टम को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये बहुत मॉडर्न लगता है। ये रिमार्केबली एडवांस था। ये ग्रेट पेरिफेरल नॉलेज है। जब्त सिस्टम का एक की कंपोनेंट था दासहाला सिस्टम, जिसे 1580 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें रेवेन्यू पिछले 10 सालों के एवरेज यील्ड और एवरेज प्राइसेस के आधार पर फिक्स किया जाता था। इससे किसान, जिसे पता था कि कितना पे करना है, और स्टेट, जिसे पता था कि कितना एक्सपेक्ट करना है, दोनों को सर्टेनिटी मिलती थी। ये एक बहुत सिस्टमैटिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच था। वाओ। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है सी, बोथ 1 and 2। मेमोरी हैक के लिए याद रखिए, अकबर जब्त वाज जबरदस्त 1, लेकिन बाय औरंगजेब्स टाइम कनकूट ने उसकी कट कर दी। हाँ, ये अच्छा है। मिनी रिकैप। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अकबर का एडवांस्ड जब्त सिस्टम वाइड स्प्रेड था, लेकिन अनस्टेबल 17th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन हुआ और कंकूट जैसे सिंपलर सिस्टम्स ने इसकी जगह ले ली। चलिए, अब कुछ आर्किटेक्चर। क्वेश्चन 130 फ्रॉम CAPF 2021. Which of the following statements about Akbar are correct? 1. In 1560s, Akbar had the fort of Agra constructed. 2. In 1570s, Akbar decided to build a new capital at Fatehpur Sikri. 3. Akbar also commissioned a white marble tomb of Sheikh Salim Chishti at Sikri. 4. In 1585, Akbar decided to shift the capital back to Agra. Select the correct answer using the codes. Broad microtheme: Akbar's architecture and administration. Yeah. यहाँ कॉन्सेप्ट है अकबर एज अ मास्टर बिल्डर। उनका आर्किटेक्चर सिर्फ शेल्टर के बारे में नहीं था, ये उनकी पावर, उनकी विजन और उनके सिंक्रेटिक आइडियल्स का एक स्टेटमेंट था। उन्होंने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस और एक पूरी कैपिटल सिटी स्क्रैच से बनाई। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पे सर्जरी करते हैं। हाँ, आगरा फोर्ट इन द 1560s, हाँ करेक्ट। विशाल रेड सैंडस्टोन आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1565 में शुरू हुआ था। न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी इन द 1570s, हाँ ये भी करेक्ट। उन्होंने 1571 में सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिन्होंने उनके बेटे जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। व्हाइट मार्बल टूम फॉर शेख सलीम चिश्ती। हाँ करेक्ट। ये ब्यूटीफुल डेलिकेट टूम फतेहपुर सिकरी में जमा मस्जिद के कोर्टयार्ड के सेंटर में है। ये सूफिज्म के प्रति उनके रेवरेंस का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। तो पहले 3 सही हैं, चौथे का क्या? In 1585, Akbar decided to shift the capital back to Agra. हाँ, यहीं पर ट्रिक है। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। 1585 में अकबर ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, लेकिन लाहौर में, आगरा में नहीं। ओह। उन्होंने ऐसा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अफेयर्स को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए किया था। वो आगरा लौटने से पहले लगभग 13 साल लाहौर में रहे। तो ये ट्रैप था। ये फैक्ट कि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की सही है, लेकिन डेस्टिनेशन गलत है। बहुत क्लेवर। एग्जैक्टली, द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, जिससे ऑप्शन बी 1, 2 and 3 सही आंसर बन जाता है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि फतेहपुर सीकरी को बाद में छोड़ दिया गया, शायद पानी की क्रॉनिक शॉर्टेज की वजह से। ये अब एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका मेमोरी हैक है: आगरा फोर्ट फर्स्ट, देन सिकरीज टर्न with a saint's tomb, but to Lahore he'd run, not Agra. एक्सीलेंट। मिनी रिकैप। अकबर ने आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी बनवाया, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी शामिल है,
हालांकि उन्होंने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट की, आगरा नहीं, जिससे स्टेटमेंट 4 गलत हो जाता है। वापस विजयनगरा पे क्वेश्चन 131 फ्रॉम कैप 2021 which of the following statements about Amaranayakas of Vijayanagara are correct? 1. The Amaranayakas were military commanders who were given territories to govern by the Raya. 2. In lieu of their service and also to maintain their contingents, they were paid in cash. 3. They maintained stipulated contingents and elephants. 4. They used to send tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. Select the correct answer. Broad micro-theme. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है नायका इस सिस्टम जो विजयनगर एम्पायर की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन थी। अमरा नायका इस सिस्टम के सबसे पावरफुल फिगर्स थे। इन्हें पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स या मिलिट्री गवर्नर समझिए। अमाराम शब्द खुद उस टेरिटरी को रेफर करता था जो उन्हें दी जाती थी। चलिए स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। मिलिट्री कमांडर्स गिवन टेरिटरीज बाय द राया, द एम्परर। हाँ, ये अमरा नायका की डेफिनेशन ही है। करेक्ट। मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिंजेंट्स ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। हाँ, ये उनकी प्राइमरी मिलिट्री ड्यूटी थी। उन्हें राजा के सर्विस के लिए एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करने होते थे। करेक्ट। सेंड एनुअल ट्रिब्यूट एंड अपीयर्ड इन कोर्ट विद गिफ्ट्स। हाँ, ये उनकी लॉयल्टी दिखाने और राया के सेंट्रल अथॉरिटी को एक्नॉलेज करने का एक क्रूशियल रिचुअल था। करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 दे वर पेड इन कैश, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इस सवाल को सॉल्व करने की है। उन्हें कैश सैलरीज में नॉट पेड किया जाता था, बल्कि उन्हें टेरिटोरी यानी अमरम ग्रांट की जाती थी। वो इस जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एक हिस्सा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते थे और बाकी राजा को ट्रिब्यूट के रूप में भेजते थे। तो ये मुगल्स के जागीरदारी सिस्टम या दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम जैसा लगता है। क्या ये फेयर कंपैरिजन है? दैट इज एन एक्सीलेंट कनेक्शन और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। हाँ, अमरनायका सिस्टम का इक्ता और जागीरदारी सिस्टम्स के साथ स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कैश सैलरीज के बजाय लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स ग्रांट करना। समझ गई। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। इससे ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 सही आंसर बन जाता है। गॉट इट। इसका मेमोरी हैक है नाम पर ही फोकस करना। अमरानायका मतलब अमरम का नायक, अमरम इक्वल टू लैंड नॉट कैश। ऑलराइट, चलिए 18वीं सदी में चलते हैं विद क्वेश्चन 132 फ्रॉम CAPF 2021। Who among the following assumed the title of Nizamul Mulk Asaf Jah to set himself as an independent ruler with his base in Hyderabad? Options हैं A. करतालब खान, B. बहादुर शाह, C. अलीवर्दी खान, D. चिनकिलिच खान। ब्रॉड माइक्रो थीम, राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गई और बड़े प्रोविंसेस के पावरफुल नोबल्स जो गवर्नर थे अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने लगे। उन्होंने अपनी खुद की किंगडम्स बनाई जिन्हें अक्सर सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है। हैदराबाद इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल। ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, चिनकिलिच खान। वो मुगल कोर्ट में एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नोबल थे। सेंटर में कमजोरी और लगातार इनफाइटिंग देखकर उन्होंने डेक्कन में अपनी पावर कंसोलिडेट की और हैदराबाद स्टेट की स्थापना की। उन्होंने निजामुल मुल्क असफ जाह का टाइटल अज्यूम किया और उनकी डायनेस्टी ने हैदराबाद पर 1948 तक रूल किया। ये तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पीस है। बाकी नेम्स का क्या, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये एलिमिनेशन लॉजिक के लिए ग्रेट पेरिफेरल नॉलेज है। ए, अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब थे, वो भी मुगल गवर्नर से डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रूलर बनने का एक प्राइम एग्जांपल है। बी, बहादुर शाह वन खुद एक मुगल एम्परर थे जो औरंगजेब के बाद आए, तो वो एक ऑटोनोमस स्टेट के फाउंडर नहीं हो सकते। ए, कारतलब खान बंगाल के ऑटोनोमस स्टेट के फाउंडर मुर्शीद कुली खान का दूसरा नाम है। तो एलिमिनेशन क्लियर है। हाँ, आपको बस हैदराबाद के फाउंडर निजामुल मुल्क को उनके ओरिजिनल नाम से एसोसिएट करना है। मेमोरी हैक हो सकता है। हैदराबाद के निजाम बड़ा कीलिच था, वो इतना क्लेवर था कि उसने अपना स्टेट बना लिया। मुझे ये पसंद आया। मिनी रिकैप। चिनकिलिच खान ने निजामुल मुल्क आसफ जा का टाइटल यूज करके मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद की स्थापना की। चलिए महान अकबर पर वापस आते हैं। क्वेश्चन 133 CAPF 2020 से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुलह कुल। Consider the following statements about Sulh Kul. 1. It means absolute peace. Consider the following statements about Sulh Kul. 2. It provided for freedom of expression to all religions and schools of thought. Consider the following statements about Sulh Kul. 3. The ideal of Sulh Kul was implemented through state policies. Which statements are correct? Broad, micro theme, Akbar's religious policy. सुलह कुल का कॉन्सेप्ट यकीनन अकबर के पूरे शासनकाल और लेगेसी का कॉर्नरस्टोन है। ये इंडिया जैसे विशाल मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक एम्पायर पर शासन करने का उनका फॉर्मूला था। ये आइडिया जिसे मुख्य रूप से उनके क्लोज एडवाइजर अबुल फजल के साथ फॉर्मुलेट किया गया था, अपने समय के लिए ट्रूली रेवोल्यूशनरी था। Let's see the statements. इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस। हाँ,
पर्शियन से इसका लिटरल ट्रांसलेशन यही है। इसका मतलब था यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट पीस। करेक्ट। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट। हाँ, ये कोर आइडिया था। ये सिर्फ टॉलरेंस के बारे में नहीं था, ये रिस्पेक्ट के बारे में था। स्टेट किसी के साथ भी उनके फेथ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जब तक कि वो स्टेट की अथॉरिटी को अंडरमाइन न करें और आपस में न लड़ें। करेक्ट। और क्या ये सिर्फ एक आइडिया था या पॉलिसी भी? The ideal of Soleil Kul was implemented through state policies. हाँ बिल्कुल, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं था, ये एक प्रैक्टिकल पॉलिसी थी। अकबर ने 1564 में नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स और 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया। उन्होंने राजपूत्स को पार के हाई पोजीशंस पर इंडक्ट किया। उनकी इबादत खाना डिस्कशंस जहां वो सभी फेथ्स के स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे, इस पॉलिसी का डायरेक्ट आउटकम थी। करेक्ट। तो तीनों सही हैं। ये सिर्फ एक पीआर मूव नहीं था, ये उनके एम्पायर का फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम था। परफेक्टली पुट। पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि रिलीजियस टॉलरेंस और ब्रॉड बेस्ड नोबिलिटी की ये पॉलिसी मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी का एक की रीजन थी। इसे काफी हद तक उनके सक्सेसर्स जहांगीर और शाहजहां ने भी कंटिन्यू किया। हालांकि औरंगजेब ने इससे नोटेबल डिपार्चर किया। बच्चों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है बी 1, 2 and 3। और मेमोरी हैक के लिए अकबर का सुलह कुल was super cool. It meant absolute peace 1, freedom for all 2 and was a practical state policy 3. सुपर कूल इंडीड। मिनी रिकैप। सिलह कुल अकबर की यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी थी जो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करती थी और स्टेट एक्शंस के माध्यम से एक्टिवली इंप्लीमेंट की गई थी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला सवाल ट्रिकी लग रहा है। Question 134 from CAF 2020. Which one of the following statements about the religious policies of the Mughal kings is not correct? Broad micro theme. Mughal religious policies. सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम चेक क्रूशियल है। हम वो स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं जो नॉट करेक्ट है। ये सवाल डिफरेंट रूलर्स की मुगल पॉलिसीज की आपकी न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। चलिए ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ओके। ऑप्शन ए, the tax on pilgrimage was abolished in 1563 and the jizya tax on non-Muslim subjects was abolished in 1564. ये अकबर के शासनकाल के बारे में एक करेक्ट फैक्ट है और उनकी सुलह कुल पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। ऑप्शन बी, अकबर issued instructions to his officers to follow the policy of religious toleration. ये भी करेक्ट है, ये सुलह कुल के इम्प्लीमेंटेशन को रेफर करता है। ऑप्शन डी, grants were issued for the repair of a number of temples in the reigns of Shahjahan and Aurangzeb after they had been destroyed during war. ये एक न्यूआंस्ड लेकिन हिस्टोरिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। रियली? औरंगजेब के बारे में भी। हाँ, जबकि हम औरंगजेब को टेम्पल डिस्ट्रक्शन से एसोसिएट करते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं कि उन्होंने कुछ मंदिरों और मठों के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ग्रांट्स दी थी। ये एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब ये एक बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है। फैक्चुअली रियल वर्ल्ड में ये स्टेटमेंट लाइकली ट्रू है। एंथुजियाज्म और स्केल अलग अलग रहे होंगे। हालांकि एग्जाम्स के लिए यूज होने वाली स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट अक्सर इस बात पर जोर देती हैं कि सभी तरह की रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स देना मुगल स्टेट की एक जनरल पॉलिसी थी गुडविल इंश्योर करने के लिए। सोर्स मटेरियल लाइकली एक कंटिन्यूअस यूनिवर्सल पॉलिसी इंप्लाई करता है, इसलिए एक स्टेटमेंट जो कहता है नॉट ऑल ने ऐसा किया, वो टेक्स्ट बुक्स में प्रस्तुत इस जनरलाइज्ड व्यू को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में फ्रेम किया गया है। उचित में सवाल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाने वाले जनरल रूल को टेस्ट कर रहा है, न कि उन कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस को जिन पर हिस्टोरियंस डिबेट कर सकते हैं। प्रिसाइसली, ये एक्सपेक्टेड नॉलेज बेस पर आधारित वर्डिंग का खेल है। इंटेंडेड आंसर सी है क्योंकि ये इस जनरलाइज्ड नोशन को चैलेंज करता है कि ग्रांट्स देना एक स्टैंडर्ड स्टेट पॉलिसी थी। पेरिफेरल नॉलेज के लिए बस याद रखिए कि हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस एमसीक्यू के लिए हमें वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो जनरल पैटर्न में फिट नहीं होता। मेमोरी हैक है, मुगल ग्रांट्स वर अ रूल नॉट एन एक्सेप्शन। ये आपको इस रूल पर सवाल उठाने वाले स्टेटमेंट को इंटेंडेड इनकरेक्ट वन के रूप में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नॉट ऑल एम्परर्स गेव ग्रांट्स को इनकरेक्ट माना जाता है क्योंकि ये इस जनरलाइज्ड हिस्टोरिकल अकाउंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ये एक स्टैंडर्ड मुगल स्टेट पॉलिसी थी। चलिए क्वेश्चन 135 देखते हैं CAPF 2020 से। ये मराठा मुगल रिलेशंस के बारे में है। On which one of the following conditions did the Marathas agree to serve the Mughal king with a cavalry contingent of 15,000 in the early 18th century? Options है about A. Grant of Jagir of Malwa, B. Control of Gujarat's resources, C. The right to levy Chauth and Sardeshmukhi in the Deccan and South India, D. Right to mint coins. Broad theme: Maratha Mughal relations post Aurangzeb. यहाँ कोर कॉन्सेप्ट अर्ली 18th सेंचुरी का ड्रामेटिक पावर शिफ्ट है। मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है और मराठास राइजिंग पावर है। मुगल्स अब टर्म्स डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, वे शांति खरीदने और मिलिट्री सपोर्ट पाने के लिए कंसेशंस दे रहे हैं। ये सवाल एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट के बारे में है। राइट। ऑप्शंस को देखते हैं। जबकि मालवा और गुजरात कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज थे, सबसे फंडामेंटल अग्रीमेंट था द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशमुखी इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ये एक लैंडमार्क कंसेशन था। चलिए पेरिफेरल नॉलेज में डाइव करते हैं। हमने चौथ 25% टैक्स पर पहले ही चर्चा कर लिया। सरदेशमुखी एक एडिशनल 10% टैक्स था जिसे मराठास डेक्कन के हेरिडिटरी सरदेशमुख चीफ एडमिन होने के अपने दावे के आधार पर क्लेम करते थे। 1719 में
मुगल एम्परर फारूकसियर ने सैयद ब्रदर्स के प्रेशर में छत्रपति शाहू के अंडर मराठास को डेक्कन के 6 मुगल प्रोविंसेस से ये टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार फॉर्मली ग्रांट किया। बदले में मराठास ने मुगल किंग को 15,000 कैवलरी के कंटिजेंट के साथ सर्व करने पर अग्री किया। वाओ, तो मुगल्स बेसिकली मराठास को अपनी ही टेरिटरी के रेवेन्यू से पे कर रहे थे, सिर्फ उन्हें अटैक करने से रोकने और उनकी मिलिट्री हेल्प पाने के लिए। ये दिखाता है कि रियल पावर किसके पास थी। बिल्कुल, ये मराठा पावर को लेजिटिमाइज करने में एक बहुत बड़ा कदम था और मुगल डिक्लाइन का एक क्लियर साइन था। आंसर है सी। हाँ, इसका मेमोरी हैक एक सिंपल डील है। मराठा सेड हमको दो टैक्स का राइट, चौथ सारदेशमुखी, हम देंगे तुमको अपनी फाइट, कैवलरी। दैट मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर। मिनी रिकैप, मराठास में अर्ली 18th सेंचुरी में डेक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लीगल राइट के बदले में मुगल्स को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने पर एग्री किया। क्वेश्चन 136 फ्रॉम कैप 2017, फिर से विजयनगर। Which one of the following dynasties ruled under the suzerainty of Kingdom of Vijayanagara? सोर्स असल में क्लैरिफाई करता है कि यह सवाल विजयनगरा की रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में पूछ रहा है। चलिए उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। की ऑप्शन है ए, संगमास, सलुवास, तुलुवास एंड अराविदुस। ब्रॉड माइक्रो थीम, डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। हाँ, ये विजयनगरा एम्पायर की रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कोर कॉन्सेप्ट यह है कि एम्पायर पर 4 मेजर डायनेस्टीज ने सक्सेशन में रूल किया। ऑप्शन ए उन सभी को करेक्टली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट करता है। चलिए उन्हें अपने पेरिफेरल नॉलेज के लिए जल्दी से रिव्यू करते हैं। 1. संगमा डायनेस्टी, सी 1336-1485, हरिहरा 1 और बुक्का राया 1 द्वारा फाउंडेड। 2. सलवा डायनेस्टी, सी 1485-1505, सलवा नरसिम्हा द्वारा फाउंडेड, जिन्होंने लास्ट संगमा रूलर्स के वीक रूल को एंड किया। 3. तुलुवा डायनेस्टी, सी 1505-1570, ये एम्पायर का जीनत था इसके सबसे फेमस रूलर महान कृष्णदेवराया के साथ। 4. अरिविडू डायनेस्टी, सी 1570-1646, लास्ट डायनेस्टी जिसने 1565 में डिजास्ट्रस बैटल ऑफ टालिकोटा के बाद एक डिमिनिश्ड एम्पायर पर रूल किया। ये हमने पहले भी देखा है। हम ऑर्डर को हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं? हम अपने पुराने दोस्त मेमोरी हैक का यूज करेंगे। एक्रोनिम याद रखिए, SSTA। बस सोचिए, संगम से तुलुवा आए, संगमा, सालुवा, तुलुवा और अराविदु। SSTA, लॉक्ड एंड लोडेड। मिनी रिकैप, विजयनगर एम्पायर पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रूल करने वाली 4 डायनेस्टीज थीं, संगमा, सलुवा, तुलुवा और अराविदु। चलिए कुछ मुगल टर्मिनोलॉजी को डिकोड करते हैं with question 137 from KPF 2017. Which one of the following pairs of term and meaning is not correctly matched? A. Khalisa, villages whose income went directly to the state treasury. B. Mauza, rebellious territory. C. Inam, land allotted to learned and religious men. D. Jagir, territorial assignment given to mansabdars in lieu of salary. Broad micro theme. Mughal administrative terms. एक और not correctly matched सवाल। क्वेश्चन स्टेम चेक वाइटल है। इसके लिए मुगल लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स की प्रिसाइज नॉलेज की जरूरत है। चलिए ऑप्शन सर्जरी करते हैं। राइट। ऑप्शन ए, खलीसा, लैंड जिसका रेवेन्यू सीधे इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था। ये करेक्ट है, ये क्राउन लैंड थी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे एडमिनिस्टर करती थी। ऑप्शन सी, इनाम, लर्नड और रिलीजियस मैन को अलॉटेड लैंड, ये भी करेक्ट है। ये टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स थी जो पेट्रोनेज के मार्क के रूप में दी जाती थी। ऑप्शन डी, जागीर, मनसबदार्स को सैलरी के बदले दिया गया टेरिटोरियल असाइनमेंट, ये भी करेक्ट है। ये कैश सैलरी का लैंड इक्विवेलेंट है, मनसबदारी सिस्टम की बैकबोन। तो बी ही गलत होगा। हाँ, हमारे पास बचता है बी, मौजा, रिबेलियस टेरिटरी। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। मौजा एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है एक विलेज के लिए। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की लोएस्ट यूनिट थी। इसका रिबेलियन से कोई लेना देना नहीं है। एक रिबेलियस टेरिटरी को मावस कहा जा सकता है, लेकिन मौजा नहीं। तो मौजा का मतलब बस एक गांव है। ये तो एक बहुत क्लियर मिसमैच है। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए इन 3 लैंड टाइप्स खालिसा, जागीर और इनाम को समझना मुगल इकोनॉमी और पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्रूशियल है। खालिसा से जागीर लैंड का प्रोपोर्शन अक्सर एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता था। इसका एक सिंपल मेमोरी हैक है, मौजा में मस्ती नॉट म्यूटनी। एक मौजा एक पीसफुल विलेज है, रिबेलियस टेरिटरी नहीं। हाँ, ये याद रहेगा। मिनी रिकैप, मौजा का मतलब एक विलेज है, रिबेलियस टेरिटरी नहीं, जिससे ऑप्शन बी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बन जाता है। क्वेश्चन 138 फ्रॉम कैफ 2014, एक स्पेशल क्लास ऑफ सोल्जर्स के बारे में। Which one among the following regarding the ahadis of the Mughal period is not true? Statements हैं about them being A. individual troopers, B. under a separate diwan and bakhshi, C. not placed under mansabdars, and D. having a salary at par with mansabdars. Broad micro theme, Mughal military system. फिर से क्वेश्चन स्टेम चेक, नॉट ट्रू। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मुगल आर्मी एक मोनोलिथ नहीं थी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स थे। अहादीस एक एलीट कॉर्प थे मुगल आर्मी के जेंटलमैन ट्रूपर्स। Let's check the statements. ऑप्शन ए,
दे वर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, करेक्ट। उन्हें इंडिविजुअली रिक्रूट किया जाता था, मनसबदार के कॉन्टिजेंट के पार्ट के रूप में नहीं। ऑप्शन बी, दे वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी, करेक्ट। उनका अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और पे मास्टर था जो सीधे एम्परर को रिपोर्ट करते थे। ऑप्शन सी, दे वर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार्स, करेक्ट। यह उनकी डिफाइनिंग फीचर थी। उनकी लॉयल्टी सीधे एम्परर के प्रति थी जो उन्हें एक बहुत रिलायबल फोर्स बनाती थी। तो डी गलत है। हाँ, इससे हमारे पास बचता है देयर सैलरी वॉज एट पार विद द मनसबदार्स। ये नॉट ट्रू है और हमारा आंसर है। जबकि अहादीस को हाईली पेड किया जाता था। एक रेगुलर सोल्जर से बहुत ज्यादा उनकी सैलरी मनसबदार्स के एट पार नहीं थी। मनसबदार्स हाई रैंकिंग नोबल्स और कमांडर्स थे जो सिग्निफिकेंट रैंक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते थे। अहादीस एलीट सोल्जर्स थे, लेकिन मनसबदार्स एरिस्टोक्रेसी थी। उनके पे स्केल्स फंडामेंटली डिफरेंट थे। तो वे एम्परर की पर्सनल स्पेशल फोर्सेस की तरह थे, हाईली पेड लेकिन फिर भी सोल्जर्स, जनरल्स नहीं। दैट्स अ ग्रेट मॉडर्न एनालॉजी। ये एक्सीलेंट पेरिफेरल नॉलेज है। अहादीस एम्परर के लिए अपने पावरफुल नोबल्स मनसबदार से इंडिपेंडेंट एक लॉयल एलीट फाइटिंग फोर्स मेंटेन करने का एक तरीका थे। ये मिलिट्री के भीतर एक चेक इन बैलेंस था। मेमोरी हैक है, अहादीस वर A1 बट नॉट इक्वल टू मनसबदार्स इन पे। उनकी सैलरी हाई थी लेकिन एट पार नहीं। वेरी क्लियर। मिनी रिकैप, अहादिस एलीट इंडिविजुअल ट्रूपर्स थे जो सीधे एम्परर के कमांड में थे, लेकिन उनकी सैलरी हाई होते हुए भी मनसबदार्स के बराबर नहीं थी, जिससे स्टेटमेंट डी वो बन जाता है जो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन 139 फ्रॉम कैप 2014। एक और आर्किटेक्चर का सवाल। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां's reign? ऑप्शंस है ए मोती मस्जिद, बी किला-ई कोहना मस्जिद, सी जामा मस्जिद, डी रंग महल। ब्रॉड माइक्रो थीम, मुगल आर्किटेक्चर। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि शाहजहां का शासनकाल मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है, जो व्हाइट मार्बल के यूज, डेलिकेट इनले वर्क और परफेक्ट सिमेट्री के लिए जाना जाता है। उन्होंने ताजमहल, दिल्ली का रेड फोर्ट और कई अन्य स्ट्रक्चर्स बनाए। सवाल पूछता है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? लेट्स सी। तो ऑप्शन ए, मोती मस्जिद। शाहजहां ने आगरा फोर्ट के अंदर व्हाइट मार्बल से बनी एक ब्यूटीफुल मोती मस्जिद, पर्ल मॉस्क बनवाई थी, तो ये उन्हें एट्रीब्यूट किया जाता है। ऑप्शन सी, जामा मस्जिद। दिल्ली की ग्रैंड जामा मस्जिद शाहजहां की क्राउनिंग अचीवमेंट्स में से एक थी, सो करेक्ट। ऑप्शन डी, रंग महल। ये पैलेस ऑफ कलर दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर स्थित है, जिसे भी शाहजहां ने बनवाया था, सो करेक्ट। तो बी ही बचा। हाँ, दैट लीव्स बी, किला-ए कोहना मस्जिद। ये मस्जिद दिल्ली के पुराना किला ओल्ड फोर्ट के अंदर स्थित है। इसे शेर शाह सूरी ने 1541 में बनवाया था। शेर शाह सूरी सुर डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिसने हुमायूं को हराकर लगभग 15 साल तक मुगल रूल को इंटरप्ट किया था। हाँ, तो ये एक प्री शाहजहां स्ट्रक्चर है जो एक पूरी तरह से डिफरेंट डायनेस्टी से है। मुगल्स और सुर आर्किटेक्चर को मिक्स करने का एक क्लासिक ट्रिक। रिफरल नॉलेज है। शेर शाह सूरी अपने आप में एक ग्रेट बिल्डर थे। उन्होंने मैग्निफिसेंट ग्रैंड ट्रंक रोड और सासाराम बिहार में अपना इंप्रेसिव टूम भी बनवाया। मेमोरी हैक है, शेर शाह का किला कुहना पुराना है। ये शेर शाह को किला कुना मस्जिद और पुराना किला ओल्ड फोर्ट से कनेक्ट करता है। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू रिमेंबर इट। मिनी रिकैप, किला कुना मस्जिद को शेर शाह सूरी ने बनवाया था, शाहजहां ने नहीं, जिससे ये कैनॉट बी अट्रीब्यूटेड सवाल का करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन 140 फ्रॉम CAPF 2014। ये बहुत स्पेसिफिक है। Which of the following statements are correct? 1. Humayun invented Taj-e-Izzat. 2. Taj-e-Izzat was a headgear composed of a cap and a wrapping cloth. Options है A. Only one, B. Only two, C. Both 1 and 2, D. Neither 1 nor 2. Broad micro theme, Mughal culture. ये एक डीप कट कल्चरल सवाल है। चलिए स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। हुमायूं इन्वेंटेड ताजी-इज़्ज़त। हाँ, अबुल फजल की एन-ए अकबरी के अनुसार ये करेक्ट है। हुमायूं को मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी और सिंबलिज्म में गहरी रुचि थी और उन्होंने अपनी यूनिक कोटली कल्चर के पार्ट के रूप में इस स्पेशल हेडगियर को क्रिएट किया। ओके। ताजी-इज़्ज़त वाज अ हेडगियर कंपोज्ड ऑफ अ कैप एंड ए रैपिंग क्लॉथ। हाँ, यह भी करेक्ट है। सोर्स इसे एक कैप के रूप में डिस्क्राइब करता है जिसके चारों ओर एक रैपिंग क्लॉथ बंधा होता है। यह हॉनर और लॉयल्टी का सिंबल था जिसे एम्परर अपने नोबल्स को ग्रांट करते थे। तो दोनों सही हैं। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। यह उन स्पेसिफिक फैक्ट्स में से एक है जो पॉप अप हो सकते हैं। पेरिफेरल नॉलेज यहाँ यह है कि ताज-ई-इज़्ज़त का लिटरली मतलब क्राउन ऑफ ऑनर या क्राउन ऑफ ग्लोरी है। यह हुमायूं के अपने मिस्टिकल और कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करने वाले कोट को डिजाइन करने के अटेम्प्ट का पार्ट था। राइट। आज ये हुमायूं को सीधे ताज-ई-इज़्ज़त से लिंक करता है। सिंपल एंड इफेक्टिव। मिनी रिकैप, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मुगल एम्परर हुमायूं ने ताज-ए-इज़्ज़त का आविष्कार किया था, जो एक स्पेसिफिक टाइप का रॉयल हेडगियर था। अब ठीक है, इस डीप डाइव का आखिरी सवाल। क्वेश्चन 141 फ्रॉम CAPF 2014। हम फुल सर्कल आ रहे हैं। द रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, सलुवा, तुलुवा वर एसोसिएटेड विद ए वरंगल, बी कश्मीर, सी बंगाल, डी विजयनगरा। ब्रॉड माइक्रो थीम, डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। ये रैप अप करने के लिए परफेक्ट सवाल है। हमें वहीं वापस ला रहा है जहां से हमने शुरू किया था। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इन मेजर डायनेस्टीज के होम एम्पायर को आइडेंटिफाई करना। अब तक ये हमारे लिसनर्स के लिए एक आसान सवाल होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक फाइनल क्विक ऑप्शन सर्जरी करते हैं।
ए वारंगल पर काकातियाज का रूल था, इनकरेक्ट। बी कश्मीर की अपनी डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थीं जैसे कारकोटा और लोहारा, इनकरेक्ट। सी बंगाल पर पालाज, सेनाज और बाद में बंगाल सल्तनत का रूल था, इनकरेक्ट। तो या डी विजयनगरी है। हाँ, दैट लीव्स डी विजयनगरा। ये ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, विजयनगरा एम्पायर की पहली 3 रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, सलुवा और तुलुवा थीं। चौथी, जिसका यहाँ मेंशन नहीं है, अराविदु थी। यह अमेजिंग है कि कैसे सेम को टॉपिक को डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना इतना क्रिटिकल है। अगर आपको हमारे पहले के सवाल से SSTA एक्रोनिम पता था, तो ये एक फ्रीबी है। एलिमिनेशन लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। मेमोरी हैक हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है। SSTA संगम से तुलुवा आए। परफेक्ट। मिनी रिकैप। संगमा, सालुवा और तुलुवा महान विजयनगरा एम्पायर पर शासन करने वाली 4 डायनेस्टीज में से पहली 3 है। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। व्हाट एन इनक्रेडिबल कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। हमने विजयनगरा से लेकर मुगल्स और मराठास तक का सफर तय किया। मुझे यकीन है कि आप सभी अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। चलिए अपनी यात्रा को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम आज मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के लेंस से एक डीप डाइव था। ये रहे कि कॉन्सेप्ट जो हमने मास्टर किए। विजयनगरा, हमने अब्दुल रज़ाक के रोज के अकाउंट के माध्यम से इसकी इनक्रेडिबल कल्चरल रिचनेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी, और हमने इसके पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अमरानायका सिस्टम और इसकी 4 रूलिंग डायनेस्टीज SSTA को समझा। मुगल एरा, हमने अकबर की विजनरी पॉलिसीज जैसे सुलह कुल और जब्त सिस्टम को डिकोड किया। हमने अकबर और शाहजहां के आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर किया, और हमने मौजा, जागीर और इलीट अहादीस जैसी की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री टर्म सीखे। चैलेंजेस एंड ट्रांजिशंस, हमने देखा कि कैसे बुंदेला जैसी रीजनल पावर्स मराठा से इंस्पायर्ड होकर औरंगजेब के अंडर मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं। हमने शिवाजी की नेवी बनाने में स्ट्रेटेजिक जीनियस को एक्सप्लोर किया और हैदराबाद जैसे सक्सेसिव स्टेट्स के इवेंचुअल राइज को देखा। और अब हमारे फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट के लिए, आज हमने देखा कि एम्पायर्स कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि ये सिस्टम्स कैसे स्ट्रेन में आ सकते हैं और चैलेंज किए जा सकते हैं। तो इस बारे में सोचिए, वो अदृश्य धागा क्या है जो वास्तव में एक बड़े डाइवर्स एम्पायर को एक साथ रखता है? क्या ये सिर्फ मिलिट्री माइट है? क्या ये एक फेयर रेवेन्यू सिस्टम है? या ये जस्टिस और बिलोंगिंग का एक शेयर्ड आइडिया जैसे अकबर का सुलह कुल? इस पर विचार करने के लिए कुछ पीपल के इन पैटर्न्स को समझने के बारे में है। सवाल करते रहिए, डॉट्स कनेक्ट करते रहिए। हमें उम्मीद है कि ये इनक्रेडिबली डिटेल्ड डिस्कशन आपको सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के पास्ट पर एक रिचर, मोर नुआंस्ड पर्सपेक्टिव बनाने में भी मदद करेगा। सीखते रहिए और डीप डाइव करते रहिए। सो एक क्विक क्वेश्चन सबके लिए। डिड यू नो दैट एट द एज ऑफ 16, जब हम और आप स्कूल में होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कैप्चर्ड हिज वेरी फर्स्ट फोर्ट? अमेजिंग है ना? बिल्कुल। बस इट्स these kinds of fascinating facts and deep concepts that we are going to explore today as we dive into the world of UPSC questions. अगर आप हिस्ट्री को रट्टा नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, hit that bell icon और कमेंट्स में बताओ, are you ready for this session? चलो, let's get started. Exactly. Our mission today has 17 challenging questions from medieval India को आसान बनाना। हाँ, हम शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी से शुरू करेंगे, विजयनगर एम्पायर की ग्रैंडनेस को समझेंगे और फिर मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जैसे मनसबदारी को डिकोड करेंगे। और वहां से शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन तक का सफर तय करेंगे। हर सवाल को बिल्कुल जड़ से समझेंगे। रेडी हो? Let's do it. So first up, the rise of the Marathas. Okay, पहला सवाल है शिवाजी महाराज की अर्ली करियर की टाइमलाइन पर। ये सीरियस 2023 का क्वेश्चन है। Arrange the following events associated with Shivaji in chronological order. 1. Attack on Afzal Khan. 2. Capture of Torna. 3. Attack on Shaista Khan. 4. Annexation of Javli. और ऑप्शंस है A 2413, B 4213, C 1234 एंड D 3124। ये एक क्लासिक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है। इस टाइमलाइन को कैसे अनपैक करें? कहाँ से शुरू करें? देखो, किसी भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन का की है लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। इसे एक स्टोरी की तरह सोचो। हर ग्रेट स्टोरी की एक शुरुआत होती है ना? राइट। हमें बस वो इवेंट ढूंढना है जिसने बाकी सब चीजों को सेट इन मोशन किया। चलो एक एक करके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2, कैप्चर ऑफ तोरना। ये एक शुरुआत जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, द कैप्चर ऑफ तोरना इन 1646, यही डिफिनेटिव स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा। ये शिवाजी की पहली मेजर मिलिट्री विक्ट्री थी। और सोचो, ही वॉज जस्ट 16। ये सिर्फ एक फोर्ट कैप्चर करना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। राइट, एक तरह से नींव रखी। एग्जैक्टली। यहीं से फ्यूचर मराठा एम्पायर की फाउंडेशन पढ़नी शुरू हुई। तो हमारी सीक्वेंस में 2 सबसे पहले आना चाहिए। वाओ, इस सिंपल लॉजिक से तो ऑप्शंस बी, सी और डी सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, हमने क्वेश्चन एवं ही सॉल्व कर लिया है, बट फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग चलो बाकी की स्टोरी भी देखते हैं। जरूर। सो पहले फोर्ट के बाद एक एम्पायर बिल्डर का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? कंसोलिडेशन, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। और वो हमें लाता है स्टेटमेंट 4 पर,
द एनेक्सेशन ऑफ जावली इन 1656। ओके, जावली। परनामने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के बाद शिवाजी को एक स्ट्रेटेजिक बेस चाहिए था। जावली, जो चंद्रराव मोरे के अंडर था, मावल रीजन का एक स्ट्रेटेजिकली वाइटल फॉरेस्टेड एरिया था। इसे कैप्चर करने से उन्हें एक ह्यूज एडवांटेज मिला और आगे के ऑपरेशंस के लिए एक सिक्योर बेस भी। तो स्टोरी आगे बढ़ती है एक सिंगल फोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक रीजन तक, मतलब सीक्वेंस बना 2 फिर 4। ओके, सो उनके पास बेस आ गया, अब वो बड़े पावर्स के रडार पर आ गए होंगे, राइट? एग्जैक्टली। उनकी बढ़ती पावर ने बीजापुर सल्तनत को अलार्म कर दिया, जिन्होंने उन्हें क्रश करने के लिए अपने बेस्ट जनरल को भेजा, अफजल खान। करेक्ट। दिस लीड्स टू स्टेटमेंट 1, द अटैक ऑन अफजल खान इन 1659। ये शिवाजी की लाइफ का मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट्स है। आई कैन इमेजिन। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, इट वाज अ बैटल ऑफ विट्स। शिवाजी ने शेयर ब्रेवरी और स्ट्रेटेजिक जीनियस से अफजल खान की बड़ी फोर्स को प्रतापगढ़ में हराया। इस विक्ट्री ने उनकी रेपुटेशन को एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में सीमेंट कर दिया। एक लोकल लीडर से एक रीजनल चैलेंजर बन गए, और फाइनल स्टेप आई गेस सबसे बड़ी पावर से टक्कर लेना होगा, द मुगल्स। प्रिसाइजली। और वो है स्टेटमेंट 3, द अटैक ऑन शाइस्ता खान इन 1663। ये एक ऑडेशियस सर्जिकल स्ट्राइक थी। सर्जिकल स्ट्राइक, वाओ। हाँ, शाइस्ता खान औरंगजेब का अपना मामू और एक पावरफुल मुगल सूबेदार पुणे के लाल महल में कैंप कर रहा था। शिवाजी ने रात में कैंप में घुसकर उस पर अटैक किया। इनक्रेडिबल। ये मुगल्स के लिए एक मैसिव साइकोलॉजिकल ब्लो था और मराठा मॉरल के लिए ह्यूज बूस्ट। इसने दिखाया कि इवन द माइटी मुगल्स वर नॉट इनविंसिबल। तो टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। पहला फोर्ट तोड़ना, फिर स्ट्रेटेजिक बेस जावली, फिर एक रीजनल पावर को हराना अफजल खान, और फाइनली इंपीरियल पावर को चैलेंज करना शाइस्ता खान। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए। करेक्ट। अब थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज। शाइस्ता खान इंसिडेंट के बाद मुगल्स ने जयसिंह के अंडर एक और बड़ी फोर्स भेजी, अच्छा। जिसके कारण हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। ये शिवाजी के लिए एक टेम्पररी सेटबैक था, और हाँ, उनका ग्रैंड कॉरोनेशन 1674 में हुआ, जिसने उन्हें फॉर्मली एक सॉवरेन छत्रपति बनाया। ये 2 डेट्स 1665 और 1674 आगे के एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड फैक्ट्स है। गॉट इट। तो एक मेमोरी हैक, इसे एक मूवी प्लॉट की तरह सोचो। 16 साल का हीरो पहले तोरना द टीजर विकेट जीतता है, फिर जावली द जंगल हाइडआउट सिक्योर करता है, फिर अफजल द रीजनल विलन को हराता है, और फाइनली मुगल जनरल शाइस्ता द बिग बॉस को एम्बैरस करता है। बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का एक अलग साइड दिखाता है, द डिप्लोमैट। ये भी सीरियस 2023 से है। क्वेश्चन है, which of the following statements are correct? 1. Shivaji sent an ambassador to Bombay to negotiate an agreement with the English. 2. His chief motive was to secure English aid against the cities of Pitanda Rajpuri. 3. He wanted a supply of grenades, mortars and other ammunition. और ऑप्शंस है A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3। ये बात fascinating है। मतलब शिवाजी was dealing with the English long before they became a major power. एब्सोल्युटली। ये क्वेश्चन रिवील करता है कि शिवाजी सिर्फ एक गिरिल्ला वॉरियर नहीं थे, ही वॉज अ स्टेट्समैन विद अ विजन। Right. वो बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को समझते थे और नेवल पावर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को भी। चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं। Statement 1 कहता है कि उन्होंने बॉम्बे में एक एम्बेसडर भेजा। ये सच है? यस, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शिवाजी एक श्रूड डिप्लोमैट थे। उन्होंने अपने एनवॉय को बॉम्बे भेजा ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डिप्लोमैटिक चैनल्स खोल सकें। अच्छा, तो ट्रेड के लिए? ट्रेड के लिए भी, और उससे भी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए। सो स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? स्टेटमेंट 2 सिद्धिस की तरह पॉइंट करता है। कौन थे ये सिद्धिस, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों थे? स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। जंजीरा के सिद्धि कोंकण कोस्ट पर एक फॉर्मिडेबल नेवल पावर थे। वो अबिसिनियन यानी अफ्रीकन ओरिजिन के थे और अक्सर मुगल्स या बीजापुर सुल्तानेत के एलाई होते थे। ओके, सो दे वर अ नेवल थ्रेट। बिल्कुल। वो शिवाजी के वेस्टर्न कोस्ट लाइन कंट्रोल करने के एम्बिशन में एक मेजर ऑब्स्टिकल थे। उनकी नेवल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए शिवाजी को एक पावरफुल एलाई चाहिए था, और उन्होंने इंग्लिश को एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखा। ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धीज को समझना। हाँ, 17th सेंचुरी इंडिया के नेवल डायनामिक्स के लिए क्रूशल है। दे वर अ यूनिक नॉन इंडियन पावर ग्रुप जो अकेले अकेले अपने दम पे आगे बढ़े। तो डिप्लोमेसी एक स्पेसिफिक मिलिट्री एनिमी के अगेंस्ट थी, और स्टेटमेंट 3 में जो वेपन्स मेंशन किए गए हैं, क्या वो एक मिलिट्री टेक अपग्रेड चाहते थे? स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एज वेल। शिवाजी एक मिलिट्री इनोवेटर थे। उन्हें पता था कि पावरफुल एनिमी से लड़ने के लिए उन्हें मॉडर्न वेपन्स चाहिए। राइट। उन्होंने स्पेसिफिकली इंग्लिश से ग्रेनेड्स, मोटर्स और दूसरे एडवांस्ड एम्यूनिशन की सप्लाई रिक्वेस्ट की थी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये दिखाता है कि वो एक फॉरवर्ड थिंकिंग मिलिट्री कमांडर थे। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज किया एक नेवल एनिमी के अगेंस्ट अलायंस के लिए, और मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करने के लिए। ये तो एक बहुत कंप्लीट स्ट्रेटेजिक पिक्चर बनाता है। एग्जैक्टली। इसलिए करेक्ट आंसर है डी 1 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं और उनकी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी को दिखाते हैं। ओके, इसके लिए एक अच्छा मेमोरी हैक है। शिवाजी के 3D अप्रोच को याद रखो। इंग्लिश के साथ
डिप्लोमेसी सेंडिंग एन एम्बेसडर, डिफेंस अगेंस्ट द सिद्धीज और डेवलपमेंट एक्वायरिंग मॉडर्न वेपन्स। That's a great way to sum it up. The mini recap. शिवाजी का engagement with the English was a master class in strategy. डिप्लोमेसी का यूज military alliances और technological upgrades के लिए. चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इस बार एक फॉरेन ट्रैवलर के बारे में। ये भी CDS 2023 से है। अब्दुल रज़ाक, an ambassador of the ruler of Persia, was sent to Calicut in the 15th century. He was greatly impressed by Options है A. Fortifications of Calicut, B. Climatic conditions, C. High quality spices, D. Musical traditions. तो इस पर्शियन एम्बेसडर का ध्यान किस चीज ने खींचा? देखो, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हिस्टोरियंस के लिए एक गोल्ड माइन है और अब्दुल रज़ाक का अकाउंट पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है। अब कैलिकट स्पाइसेस के लिए फेमस था, ये सबको पता है। हाँ वही तो। बट यूपीएससी अक्सर इन अकाउंट्स में मेंशन की गई स्पेसिफिक डिटेल्स को टेस्ट करता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस आंसर यानी स्पाइसेस नहीं है। करेक्ट। जबकि उन्होंने स्पाइस ट्रेड का जिक्र किया था, जिस चीज से वो सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए वो थी ए. द फोर्टिफिकेशंस ऑफ कैलिकट। अच्छा, टाउन प्लानिंग फीचर। हाँ, अपने ट्रैवलॉग में वो कैलिकट का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक सिक्योर और प्रॉस्परस पोर्ट के रूप में, और वो स्पेसिफिकली उसकी स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करते हैं। सही है। एक पावरफुल तिमरिड एम्पायर के एम्बेसडर के लिए एक शहर के डिफेंसेस उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का की इंडिकेटर थे। इसलिए ऑप्शंस बी, सी और डी गलत है, क्योंकि उनके अकाउंट में फोर्टिफिकेशंस पर स्पेशल जोर है। ये एक ग्रेट इंसाइट है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि एक जगह किस लिए फेमस है, बल्कि इस बारे में कि एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वर ने अपने प्रायोरिटीज के साथ क्या हाईलाइट किया। उनके बारे में थोड़ा और बताइए। जरूर। फॉर सम हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, याद रखो कि अब्दुल रज़ाक पर्शिया के तिमरिड रूलर शाह रुख के एम्बेसडर थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ कैलिकट नहीं गए थे। उन्होंने ग्रैंड सिटी ऑफ विजयनगर भी विजिट की थी, किंग देवाराय II के शासनकाल में। उनका विजयनगर का डिटेल्ड अकाउंट हमारे पास उस एम्पायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से एक है। So he connects two major South Indian powers. एग्जैक्टली। Okay. इसके लिए एक मेमोरी हैक। चलो साउंड्स को कनेक्ट करते हैं। रज़ाक was impressed by the strength, the ताकत of Calicut's fortifications. थोड़ा स्ट्रेच है, बट याद रह सकता है। हे वर्क्स फॉर मी। तो मिनी रिकैप सिंपल है। जब पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक कैलिकट आए तो उन्हें सबसे ज्यादा शहर की मजबूत किलेबंदी ने इंप्रेस किया। हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट सम साइंस। ये क्वेश्चन भी सीडीएस 2023 से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंस इन मेडिवल साउथ इंडिया। स्टेटमेंट 1। ये थोड़ा टफ लग रहा है। ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की इनक्रेडिबल और अक्सर ओवरलुक्ड साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर रोशनी डालता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट 1। ये कटापयादी सिस्टम क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कटापयादी सिस्टम एक ब्रिलियंट और सोफिस्टिकेटेड अल्फान्यूमेरिक न्यूमरल सिस्टम है। अल्फान्यूमेरिक? हाँ, बेसिकली इसमें संस्कृत कॉन्सोनेंट्स को स्पेसिफिक नंबर्स असाइन किए जाते हैं, जिससे स्कॉलर्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को याद रखने लायक श्लोकों में एनकोड कर सकते थे। इट्स लाइक अ साइंटिफिक कोड। जीनियस। एंशिएंट इंडिया में कोडिंग। और वरारुचि ने इसे फेमसली अपने चंद्र वाक्याज में मून के लॉन्जिट्यूड को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। वाओ। और स्टेटमेंट 2, इक्लिप्सिस पर टेक्स्ट। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अच्युता पिशराती केरला स्कूल के एक की फिगर थे। उनका काम उपराग्र क्रियाक्रमा इक्लिप्सिस के कॉम्प्यूटेशन पर एक डिटेल्ड मैनुअल है। इसके लिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री और सेलेशियल मैकेनिक्स की बहुत एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। और स्टेटमेंट 3, ऑब्जर्वेटरी और कुलम ईरा के बारे में। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। रवि वर्मा कुलशेखरा 9th सेंचुरी के महोदयपुरम के रूलर, साइंस के ग्रेट पैट्रन थे। उन्हें एक ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट दिया जाता है। अच्छा। और क्रूशली उन्होंने 825 CE में कोलम ईरा, एक सोलर कैलेंडर भी शुरू किया। ये कैलेंडर आज भी केरला में यूज होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। ये तो इनक्रेडिबल है। ऐसा लगता है कि हमारी साइंटिफिक हिस्ट्री के इस पार्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज है। आपको केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स 14-16 सेंचुरीज के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे माधवा ऑफ संगमग्रामा जैसे स्कॉलर्स ने कैलकुलस और इन्फिनिट सीरीज में फाउंडेशनल डिस्कवरीज की यूरोप में न्यूटन और लाइबनिस से सदियों पहले। ये मेंस के लिए भी एक मेजर टॉपिक है। माइंड ब्लोइंग। ओके, इस साइंस ट्रियो को याद रखने के लिए एक मेमोरी हैक। सोचो एक्रोनिम VAR, V फॉर वरारुचि और उनका कैटापायदी सिस्टम, A फॉर अच्युता और उनका टेक्स्ट ऑन इक्लिप्सिस, और R फॉर रवि वर्मा जिन्होंने ऑब्जर्वेटरी सेटअप की और कोलम ईरा स्टार्ट किया, VAR। एक्सीलेंट। मिनी रिकैप। मिडीवल साउथ इंडिया, स्पेशली केरला, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल इनोवेशन का एक पावर हाउस था। ये याद रखो। लेट्स स्विच गियर्स टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन है CDS 2023 से, और ये बलूतदार्स टर्म के बारे में है। इन रिस्पेक्ट टू बलूतदार्स, which of the statements given below are correct? 1. They were village servants and artisans. 2. They were employed by individual peasant family. 3. They existed in the medieval Deccan and Maharashtra.
ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। बलूतदार्स नया टर्म है। ये क्वेश्चन बलूतदारी सिस्टम या 12 बलूतदार द 12 बलूतदार्स के बारे में है। ये मेडिवल महाराष्ट्र के विलेज इकोनॉमी का बेडरॉक था। ओके इट वाज अ सिस्टम ऑफ हेरिटरी सर्विस एंड एक्सचेंज। तो चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। क्या वो विलेज सर्वेंट्स और आर्टिजन्स थे? यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बलूतेदार्स कम्युनिटी के एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स थे। इस ग्रुप में आर्टिसंस जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई और सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे नाई, धोबी एटसेट्रा शामिल थे। वो गांव के फंक्शनिंग के लिए इंटीग्रल थे। अब आते हैं क्रूशियल पार्ट पर। स्टेटमेंट 2, उनका एम्प्लॉयर कौन था? एक इंडिविजुअल फैमिली या पूरा गांव? यही की पॉइंट है जिसे यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा, They were not employed by individual peasant families. वो पूरे विलेज कम्युनिटी को एज अ होल सर्व करते थे। और उन्हें पेमेंट कैसे मिलती थी? उनकी साल भर की सर्विसेज के बदले उन्हें कलेक्टिव विलेज हार्वेस्ट से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक हिस्सा मिलता था, जिसे बलूता कहते थे। इट वॉज अ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, नॉट अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और स्टेटमेंट 3, उनका लोकेशन। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ये सिस्टम मेडिवल डेक्कन में करेक्टरिस्टिक था और सबसे ज्यादा फेमसली महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। तो अगर स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली गलत है, हम एलिमिनेशन लॉजिक यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस A, B और D सब में स्टेटमेंट 2 है, तो वो गलत हुए। एग्जैक्टली तो हमारे पास सिर्फ C 1 and 3 ओनली बचता है। परफेक्ट। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानकर पूरा क्वेश्चन क्रैक किया जा सकता है। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, ये सिस्टम नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट जजमानी सिस्टम के फंक्शनली सिमिलर है। दोनों सिस्टम्स विलेज सेल्फ सफिशिएंसी के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। ग्रेट पॉइंट। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। सोचो, बलूतेदार इक्वल्स फॉर द बिग विलेज कम्युनिटी। वो पूरे गांव के लिए काम करते थे, ना कि किसी एक बंदे के लिए। प्रिसाइसली द मिनी रीकैप। बलूतेदार्स महाराष्ट्र के हेरिटेटरी विलेज सर्वेंट्स थे जो पूरे गांव के लिए काम करते थे, ना कि किसी एक फैमिली के लिए। टाइम फॉर अनदर ट्रैवलर। ये है CDS 2021 से और एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्रांसवास बर्नियर वाज फिजिशियन टू। ऑप्शंस हैं A, प्रिंस मुराद, B, प्रिंसेस जहानारा, C, एम्परर शाहजहां, D, प्रिंस दाराशिको। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई फ्रीक्वेंसी फैक्चुअल क्वेश्चन है। फ्रांसवास बर्नियर एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने मुगल ईरा में इंडिया में 12 साल बिताए। उनकी बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर एक क्लासिक है। और उनका सबसे फेमस पेशेंट कौन था? ही वॉज द पर्सनल फिजिशियन टू D, प्रिंस दाराशिकोह, एम्परर शाहजहां के सबसे बड़े और फेवरेट बेटे। जबकि बर्नियर कोर्ट में बहुत से लोगों से मिले, उनकी प्राइमरी ऑफिशियल पोजीशन दाराशिकोह के साथ थे। तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं। हाँ, ऑप्शंस A, B और C इनकरेक्ट हैं। बर्नियर की राइटिंग्स काफी फेमस हैं। उनके काम को पढ़ते वक्त हमें क्या मेन आइडिया या बायस ध्यान में रखना चाहिए? दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन और ये की पेरिफेरल नॉलेज है। बर्नियर अपनी लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन इंडिया की थ्योरी के लिए फेमस है। अच्छा, उनका आर्ग्यूमेंट था कि क्योंकि राजा सारी जमीन का मालिक था, लैंडलॉर्ड या पेजेंट्स के पास एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था, जिससे स्टैग्नेशन और डिस्पोटिज्म बढ़ता था। वो कॉन्स्टेंटली मुगल एम्पायर को यूरोप से कंपेयर करते थे, अक्सर अनफेवरेबली। ये यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव उनके काम का एक मेजर थीम है। तो वो इंडिया को एक बहुत स्पेसिफिक यूरोपियन लेंस से देख रहे थे। यस गॉट इट। इसके लिए क्विक मेमोरी हैक। यस, बर्नियर वाज दारा's डॉक्टर, BDD। सिंपल एंड इफेक्टिव। मिनी रिकैप। द फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर दाराशिको के पर्सनल फिजिशियन थे। अ मस्ट नो फैक्ट। चलो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन मनसबदारी सिस्टम को डिकोड करते हैं। ये CDS 2020 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट? Statement 1. Zat rank was an indicator of a mansabdar's position in the imperial hierarchy and the salary. Statement 2. Sawar rank indicated the number of horsemen the mansabdar was required to maintain. Statement 3. In the 17th century, mansabdars holding 1000 or above Sawar rank were designated as nobles, umara. मनसबदारी सिस्टम मतलब अ स्टील फ्रेम। बिल्कुल, अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये मुगल एम्पायर का स्टील फ्रेम था। ये सभी मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स के लिए एक सिंगल यूनिफाइड रैंकिंग सिस्टम था। हर ऑफिसर एक मनसबदार था। चलो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पहले जात रैंक, इसका क्या मतलब था? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जात पर्सनल रैंक था। इससे दो चीजें तय होती थीं, मनसबदार का पर्सनल स्टेटस या कोर्ट हायरार्की में पोजीशन, और उसकी पर्सनल सैलरी। सो हायर जात, हायर स्टेटस। हाँ, जितना ऊंचा जात रैंक उतनी ज्यादा प्रेस्टीज और उतना मोटा पे चेक। सिंपल। ओके, तो जात है, पर्सनल स्टेटस और सैलरी। सवार क्या था? स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सवार रैंक मिलिट्री या कैवलरी रैंक था। इसे यह स्पेसिफाई होता था कि एक मनसबदार को एम्परर की सर्विस के लिए कितने घुड़सवार या कैवलरीमैन और घोड़े मेंटेन करने होंगे। ठीक है, जात पर्सनल है, सवार मिलिट्री है। अब स्टेटमेंट 3 इन दोनों को मिक्स करता हुआ लग रहा है। ये उमारा या हाई नोबिलिटी की बात कर रहा है। क्या ये स्टेटस सवार रैंक पर बेस्ड था? और यही तो ट्रैप है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। क्यों? उमारा, जो अमीर का प्लूरल है, का डेजिग्नेशन उन मनसबदार्स को मिलता था जिनका जात रैंक 1000 या उससे ज्यादा होता था, ना कि सवार रैंक। ओह, आपकी नोबिलिटी
और स्टेटस आपके पर्सनल जाती रैंक से आती थी, ना कि आपके पास कितने ट्रूप्स हैं उससे। ये एक सटल बट क्रूशल डिस्टिंक्शन है। तो स्टेटमेंट 3 गलत होने से करेक्ट आंसर है ए 1 एंड 2। एग्जैक्टली इन मनसबदार्स को पे कैसे किया जाता था? ग्रेट क्वेश्चन फॉर पेरिफेरल नॉलेज। मनसबदार्स को 2 तरह से पे किया जाता था, या तो कैश में जिसे नकदी कहते थे, या फिर मोर कॉमनली जागीर के थ्रू। जागीर मतलब जमीन? नहीं, जागीर जमीन का एक टुकड़ा से असेस्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जागीर जमीन की ओनरशिप नहीं थी। ये सैलरी के बदले एक टेम्पररी रेवेन्यू असाइनमेंट था, और ये ट्रांसफरेबल भी था। यही एक जागीरदार को जमींदार से अलग करता है। ये एक बहुत हाई यील्ड पॉइंट है। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। जैट यानी जाती यानी पर्सनल, स्टेटस और सैलरी, सवार यानी सिपाही, सोल्जर्स, हॉर्समैन, और याद रखो उमरा का स्टेटस जाती रैंक पर डिपेंड करता है, सवार रैंक पर नहीं। परफेक्ट। मिनी रिकैप। मनसबदारी सिस्टम में जात ने पर्सनल रैंक और सैलरी डिफाइन की, सवार ने मिलिट्री कंटिंजेंट, और उमरा का हाई नोबल स्टेटस जात रैंक से डिटरमिन होता था। चलो साउथ की तरफ चलते हैं। मैग्निफिसेंट एम्पायर ऑफ विजयनगर, ये सीडीएस 2018 से। नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ऑप्शंस हैं ए महानवामी दिब्बा, बी लोटस महल, सी हजारा रामा, डी विरूपाक्षा। ये क्वेश्चन हम्पी, विजयनगर की कैपिटल, के स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स की हमारी नॉलेज को टेस्ट करता है। चारों ऑप्शंस फेमस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उनके फंक्शंस अलग-अलग थे। तो रॉयल रिचुअल्स के लिए मेन स्टेज कौन सा था? करेक्ट आंसर है ए महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा रॉयल एनक्लोजर में स्थित एक विशाल मल्टी टियर्ड स्टोन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये सेरेमोनियल सेंटर था जहां राजा आर्मी परेड्स, रेसलिंग मैचेस, डांस परफॉर्मेंसेस देखते थे, और महानवमी फेस्टिवल के ग्रैंड रिचुअल्स करते थे, जो दुसेरा जैसा है। तो एक तरह से पावर का पब्लिक डिस्प्ले। बिल्कुल, रॉयल पावर और पायटी का। और बाकी स्ट्रक्चर्स किस लिए यूज होते थे? रॉन्ग ऑप्शंस क्यों गलत हैं, ये जानना भी जरूरी है। एब्सोल्युटली। लोटस महल ऑप्शन बी एक खूबसूरत ऑर्नेट पवेलियन है जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। शायद रॉयल वुमेन इसे रिक्रिएशनल स्पेस के रूप में यूज करती थी। ओके, हजारा रामा टेम्पल ऑप्शन सी एक रॉयल टेम्पल था जो रामायणा की स्टोरी दिखाने वाली अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए फेमस है। और विरूपाक्षा ऑप्शन डी विजयनगर रूलर्स के पेट्रन डेटी का नाम है, और विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी का मेन अभी भी फंक्शनिंग टेम्पल है। ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ महानवमी दिब्बा ही रिचुअल प्लेटफॉर्म था। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, दिब्बा की दीवारों पर कार्विंग्स हैं जो हमें कोर्टली लाइफ के सीन्स दिखाती हैं, जो एम्पायर के कल्चर का एक विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड करती हैं। नाम में ही क्लू है। तो मेमोरी हैक बहुत आसान है। महानवमी दिब्बा महानवमी फेस्टिवल के रिचुअल्स के लिए यूज होता था। आंसर नाम में ही है। एग्जैक्टली। मिनी रिकैप। महानवमी दिब्बा वो ग्रैंड सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म था जिसे विजयनगर के राजा महानवमी फेस्टिवल के रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। टर्म उपारी refers to which one of the following? ऑप्शंस हैं ए a category of proprietary tenure under the Mughal rule, B a category of tenancy tenure under the Maratha rule, C a soldier in the Maratha army, D a village headman in the Mughal period. यूपीएससी को ये स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू टर्म्स टेस्ट करना बहुत पसंद है। उपारी मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक टर्म है। तो इसका मतलब क्या है? करेक्ट आंसर है बी अ कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर अंडर द मराठा रूल। उपारीज एसेंशियली टेनेंट एट विल थे। टेनेंट एट विल? हाँ, मतलब वो कल्टिवेटर्स थे जो उस जमीन के मालिक नहीं थे जिसे वो जोतते थे। उनके पास कोई हेरिडिटरी या प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं थे, और वो एक तरह से टेम्पररी टेनेंट्स थे जो स्टेट को रेवेन्यू देते थे। तो बाकी ऑप्शंस गलत है? बिल्कुल, क्योंकि ये टर्म मराठा टेनेंसी के लिए स्पेसिफिक है। अगर उपारीज टेम्पररी टेरेंट्स थे, तो क्या परमानेंट लैंड ओनर्स का भी कोई क्लास था? यस, और यही पेरिफेरल नॉलेज के लिए क्रूशल पॉइंट है। मराठास के अंदर कल्टिवेटर्स का दूसरा मेन क्लास मिराजदार का था। मिराजदार? मिराजदार्स मिराजदार्स के पास अपनी जमीन के हेरिडिटरी और प्रोप्राइटरी राइट्स होते थे। वो गांव के ओरिजिनल सेटल्ड लैंड होल्डर्स थे। तो आपके पास ये क्लियर डिस्टिंक्शन है, मिराजदार परमानेंट प्रोप्राइटरी राइट्स वर्सेस उपारीज टेम्पररी टेनेंसी राइट्स। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, फॉर द मेमोरी हैक, उपारी वर्ड ऊपर से जैसा साउंड करता है, जिसका मतलब हो सकता है फ्रॉम अबव या सुपरफिशियल टेम्पररी। तो आप उपारीज को टेम्पररी टेनेंट्स के रूप में सोच सकते हैं जिनकी जमीन में गहरी परमानेंट रूट्स नहीं है। दैट्स अ क्लेवर वे टू रिमेंबर इट। तो मिनी रिकैप, उपारी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक प्रकार की टेम्पररी टेनेंसी टेन्योर थी जो परमानेंट मिराजदार से अलग थी। चलो अब एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सीडीएस 2016 से। इसके लिए थोड़ी न्यूआंस थिंकिंग लगेगी। स्टेटमेंट 1, द जमींदार्स वर इन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इन मुगल इंडिया। स्टेटमेंट 2, the zamindars often received the support of the peasantry in a large number of agrarian uprisings in North India in the 17th century. ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमें हिस्ट्री को एक सिंपल गुड वर्सेस इविल अंडरस्टैंडिंग से आगे ले जाता है।
जमींदार्स और पेजेंट्स के बीच का रिश्ता मतलब अजीब तरह का कॉम्प्लिकेटेड था। चलो हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1, जमींदार्स वर एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास। क्या ये कहना आसान है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उनके रोल की डेफिनेशन के हिसाब से जमींदार्स एक इंटरमीडिएरी क्लास थे जिनका काम पेजेंट्स से स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना था। राइट। उनके पास काफी पावर थी और वो अक्सर स्टेट के शेयर से ज्यादा वसूल करते थे, लोकल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करते थे। तो पेजेंट के पर्सपेक्टिव से वो आम तौर पर एक एक्सप्लॉयटेटिव क्लास थे। अब स्टेटमेंट 2 जी ये कहता है कि जमींदार्स को अपराइजिंग्स में पेजेंट सपोर्ट मिलता था। ये तो स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली एक एक्सप्लॉयटर को एक्सप्लॉयटेड का सपोर्ट कैसे मिल सकता है? हाँ, और यही तो पैराडॉक्स है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। जबकि जमींदार्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लॉयटर्स थे, वो लोकल लीडर्स भी थे जिनकी कम्युनिटी में गहरी रूट्स थीं, अक्सर उसी कास्ट या क्लैन से आते थे। अच्छा। मुगल स्टेट की हाई टैक्स डिमांड्स के अगेंस्ट कई अग्रेरियन रिवोल्ट्स में जमींदार्स और पेजेंट्स के इंटरेस्ट्स अलाइन हो जाते थे। ऐसे सिचुएशंस में जमींदार रिवोल्ट लीड करता था और पेजेंट्स उसे अपने कॉमन एनिमी के अगेंस्ट फॉलो करते थे, यानी मुगल स्टेट। वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब फाइनल स्टेप, क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये एक कॉन्ट्रडिक्शन या क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करता है पहले स्टेटमेंट के लिए। रिलेशनशिप है, जमींदार्स एक्सप्लॉयटेटिव थे बट उन्हें कभी-कभी पेजेंट सपोर्ट मिलता था। स्टेटमेंट 2 ये नहीं बताता कि वो एक्सप्लॉयटेटिव क्यों थे, ये कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड करता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन 2 आई का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे बी करेक्ट आंसर बनता है। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, जमींदार का ये ड्यूअल रोल मुगल सिस्टम की एक फंडामेंटल वीकनेस थी। स्टेट इन पावरफुल लोकल इंटरमीडियरीज पे डिपेंड करता था जो किसी भी मोमेंट रिबेलियन के लीडर्स बन सकते थे। ये हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। ओके, मेमोरी हैक। जमींदार को पेजेंट का फ्रेनेमी सोचो। ज्यादा टाइम वो एनिमी एक्सप्लॉयटर थे, लेकिन स्टेट जैसे बड़े एनिमी के अगेंस्ट वो फ्रेंड लीडर बन जाते थे। अब परफेक्ट एनालॉजी। मिनी रिकैप, जमींदार्स एक्सप्लॉयटेटिव थे लेकिन उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट पेजेंट अपराइजिंग्स को लीड भी किया। दोनों बातें सही हैं पर एक दूसरे का कारण नहीं है। Back to Vijayanagara for this question from CDS 2016. Which of the following statements about the Vijayanagara Empire are true? चलो एक एक करके देखते हैं। 1. The kings claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. 2. Rulers used the title Hindu Sultana. 3. All royal orders were signed in Kannada, Sanskrit and Tamil. 4. Royal portrait sculpture was now displayed in temples. ये क्वेश्चन विजयनगरा रूलर्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजियस एक्सप्रेशन की हमारी समझ को चेक करता है। चलो हर स्टेटमेंट का क्विक एनालिसिस करते हैं। Statement 1. Ruling on behalf of god Virupaksha. True or false? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विजयनगर के रूलर्स खुद को अपने पेट्रन डीटी लॉर्ड विरूपाक्षा, शिव का एक रूप, के डेप्यूटीज के रूप में प्रोजेक्ट करते थे। उनके ऑर्डर्स पे भी? हाँ, उनके रॉयल ऑर्डर्स पर सिग्नेचर्स अक्सर श्री विरूपाक्षा के नाम से होते थे। ये रिलीजियस और पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल था। Statement 2. The title Hindu Suratrana. इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सुरात्राना पर्शियन वर्ड सुल्तान का संस्कृताइज्ड फॉर्म है। हिंदू सुरात्राना टाइटल का मतलब था सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स। अच्छा। इस टाइटल को यूज करके वो एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे, खुद को बहामनी सुल्तानेट और दूसरी पावर्स के अगेंस्ट हिंदू धर्म के प्राइमरी डिफेंडर्स के रूप में पोजीशन कर रहे थे। Statement 3. Royal orders की लैंग्वेजेस, क्या वो मल्टीलिंगुअल थे? स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ये एक फैक्चुअल एरर है। जबकि कन्नड़ा और तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस उनके पेट्रोनेज में फ्लरिश हुई, ऑफिशियल रॉयल ऑर्डर्स प्राइमरीली संस्कृत में इशू किए जाते थे। और फाइनली स्टेटमेंट 4. टेम्पल्स में रॉयल स्कल्पचर्स। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। विजयनगरा पीरियड में टेम्पल्स में किंग्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स के पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स इंस्टॉल कराना एक कॉमन प्रैक्टिस थी। जैसे तिरुमला टेम्पल में कृष्णदेवराया और उनकी रानियों की फेमस स्टैच्यूज इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। इससे किंग एज द चीफ पेट्रन एंड डेवोटी का आइडिया रीइंफोर्स होता था। तो स्टेटमेंट्स 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि 3 गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1, 2 एंड 4। करेक्ट। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, विरूपाक्षा को पेट्रन डीटी चुनना सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम्पी का मेन टेम्पल एम्पायर के बनने से भी पहले से था। राइट। खुद को इस एंशंट और सेक्रेट साइट से जोड़कर विजयनगरा रूलर्स अपने नए किंगडम को एक लंबे समय से चली आ रही रिलीजियस ट्रेडिशन में एंकर कर रहे थे। ग्रेट पॉइंट। मेमोरी हैक। विजयनगर किंग्स की आइडियोलॉजी को एक्रोनिम VHS से सोचो। They were Virupaksha's representatives, held the title of Hindu Sultana and had their sculptures displayed in temples. VHS. परफेक्ट। मिनी रिकैप, विजयनगर रूलर्स ने लॉर्ड विरूपाक्षा के थ्रू अपने रूल को लेजिटिमाइज किया, हिंदू सुल्ताना टाइटल से अपनी पावर असर्ट की और टेम्पल्स में रॉयल स्कल्पचर्स के थ्रू अपनी पाइटी डिस्प्ले की। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सक्सेशन पर, CDS 2015 से। After the death of Shivaji, there was a fight for succession between options: A. Shambhaji and the widow of Shivaji, B.
Shambhaji and Bajirao. C. Rajaram and Shambhaji. D. None of the above. ये मराठा हिस्ट्री का एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट है। 1680 में शिवाजी की डेथ के बाद थ्रोन के लिए एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। मेन कंटेस्टेंट्स उनके दो अलग-अलग बीवियों से बेटे थे। और वो कौन थे? उनके बड़े बेटे शंभाजी और उनके छोटे बेटे राजाराम। कोर्ट में अलग-अलग फैक्शंस हर कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए पार्शियली सही है, क्योंकि शिवाजी की विधवा सोराबाई, राजाराम की मां, अपने बेटे को सपोर्ट करने वाली एक की प्लेयर थी, लेकिन प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट दोनों भाइयों के बीच था। और बाजीराव? ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकली गलत है। बाजीराव बहुत बाद के पीरियड में पेशवा थे, इसलिए सबसे एक्यूरेट आंसर है सी, राजाराम एंड शंभाजी। और जीता कौन? फॉर योर पेरिफेरल नॉलेज, शंभाजी ने आखिर में स्ट्रगल जीत लिया और दूसरे छत्रपति बने। उनका शासन 1680 टू 1689 औरंगजेब की मुगल फोर्सेस के साथ लगातार युद्ध से भरा था। राइट। आखिर में मुगल्स ने उन्हें पकड़कर मार दिया, जिसके बाद उनके भाई राजाराम ने मराठा रेजिस्टेंस की लीडरशिप संभाली। गॉट इट। इसके लिए एक आसान सा मेमोरी हैक। शिवाजीज सन्स स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, शंभाजी वर्सेस राजाराम। सिंपल एंड इफेक्टिव। मिनी रिकैप। शिवाजी की डेथ के बाद उनके दो बेटों शंभाजी और राजाराम के बीच सक्सेशन के लिए लड़ाई हुई। विजयनगर इतना पॉपुलर था जैसे अपने टाइम का इंटरनेशनल हॉटस्पॉट। ये क्वेश्चन सीरियस 2015 से पूछता है। Which empire did Niccolo de Conti, Abdur Razak, Afanasi Nikitin and Fernão Nunes visit? Options हैं A. The Empire of Kannauj, B. Vijayanagara Empire, C. Hoysala Empire, D. Rashtrakuta Empire. ये एक who's who क्वेश्चन है फेमस ट्रैवलर्स टू मिडिवल इंडिया का। ये सभी नाम एक ग्रेट एम्पायर से फेमसली एसोसिएटेड हैं, जिसकी प्रॉस्पेरिटी और ग्रैंडर ने पूरी दुनिया से मर्चेंट्स और एमएसरीज को अट्रैक्ट किया। और वो एम्पायर है? बी. विजयनगरा एम्पायर। ये चारों निकोलो डे कॉन्टी इटली से, अब्दुल रजाक पर्शिया से, अफानसी निकिटन रशिया से और फर्नाओ नूनेस पोर्चुगल से 15th और 16th सेंचुरीज में विजयनगरा एम्पायर विजिट किए थे। अच्छा। उनके अकाउंट्स एक प्राइमरी रीजन है कि हम एम्पायर की वेल्थ और डेली लाइफ के बारे में इतना कुछ जानते हैं। क्या हम इनको किसी स्पेसिफिक रूलर के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, और ये हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज है। इन ट्रैवलर्स को स्पेसिफिक रूलर्स के साथ एसोसिएट करना बहुत यूजफुल है। ओके। निकोलो दे कोंटी देवाराया 1 के टाइम आए। अब्दुल रजाक, जिनसे हम पहले मिले, देवाराया 2 के टाइम विजिट किए और फर्नाओ न्यूनेस अच्युता देवाराया के शासन में वहां थे। ये पेयरिंग्स आपको कॉम्प्लेक्स क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। ये तो प्रो लेवल इन्फो है। मेमोरी हैक के लिए बस याद रखो, विजयनगर एक ग्लोबल हब था। एक इंटरनेशनल पार्टी इमेजिन करो, जिसमें एक इटालियन कॉन्टी, एक पर्शियन रजाक, एक रशियन निकिटन और एक पोर्चुगीज नूनेस हैं। IPRP। एक्सीलेंट। मी रिकैप। फेमस इंटरनेशनल ट्रैवलर्स निकोलो दे कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफानसी निकिटन और फर्नाओ नूनेस सभी ने विजयनगरा एम्पायर विजिट किया था। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कई रीजनल सक्सेसर स्टेट्स उभरे। चलो एक के बारे में बात करते हैं, आर्कॉट। ये क्वेश्चन CDS 2015 से है। Which of the following features of the state of Arcot in 18th century South India are correct? Statement 1. Founders were Daud Khan, Panni and Sadatullah Khan. Statement 2. Arcot became a site of protracted struggle between the English and Dutch from the 1740s. Statement 3. Decentralization was a key feature. Statement 4. The other major state to emerge was Mysore. ये 18th century South India का political landscape है। हाँ, एक इंटेंस टर्मोइल और रीअलाइनमेंट का दौर। चलो हर स्टेटमेंट चेक करते हैं। Statement 1, the founders. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कर्नाटक स्टेट, जिसकी कैपिटल आर्कॉट थी, मुगल अपॉइंटीज स्पेसिफिकली दाऊद खां पानी और बाद में सादतुल्ला खां ने एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रोविंस के रूप में एस्टैब्लिश किया था। Okay. ये औरंगजेब के शासन के आखिरी सालों के दौरान हुआ था। Statement 2, यूरोपियन पावर्स के बीच स्ट्रगल। क्या ये इंग्लिश वर्सेस डच था? स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये एक क्लासिक ट्रैप है। कर्नाटक में सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था, डच के नहीं। ओह। इस कॉन्फ्लिक्ट को फेमसली कर्नाटक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। डच इस टाइम तक ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हो चुके थे। ये की करेक्शन है, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। और स्टेटमेंट 3, डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आर्कॉट के रूलर्स दूसरे सक्सेसर स्टेट्स जैसे अवध और बंगाल के रूलर्स की तरह इसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। दे एम्ड फॉर सेंट्रलाइजेशन। अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। हाँ, अपनी अथॉरिटी को कंसोलिडेट करना चाहते थे, अपने रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत करना चाहते थे और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाना चाहते थे। और स्टेटमेंट 4, मैसूर का राइज। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। इस दौरान रीजन में उभरने वाली दूसरी मेजर पावर वाकई में किंगडम ऑफ मैसूर थी, स्पेशली हैदर अली और टीपू सुल्तान की पावरफुल लीडरशिप के अंडर। ठीक है। वो आर्कॉट और ब्रिटिश दोनों के मेजर राइवल्स थे। तो स्टेटमेंट्स 1 और 4 सही हैं, जबकि 2 और 3 गलत हैं।
हमें 104 वाला ऑप्शन चुनना होगा। एग्जैक्टली फॉर पेरिफेरल नॉलेज याद रखो कि कर्नाटिक वॉर्स एसेंशियली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रॉक्सी वॉर्स थी जो इंडियन सॉइल पर लड़ी गई। और इंडियन राजे? हाँ, नवाब ऑफ आर्कॉट जैसे इंडियन प्रिंसेस साइड ले रहे थे। ये पीरियड इंडियन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट यूरोपियन इंटरवेंशन की शुरुआत को मार्क करता है। मेमोरी हैक, आर्कॉट के लिए याद रखो, इट वॉज एन एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल नॉट डच, और वो सेंट्रलाइजेशन नॉट डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, AFC। इन शॉर्ट, आर्कट को मुगल अपॉइंटीज ने फाउंड किया, सेंट्रलाइजेशन का एम रखा, इंग्लिश और फ्रेंच के लिए बैटल ग्राउंड बना और इसका मेन रीजनल राइवल उभरता हुआ मैसूर स्टेट था। अब ध्यान से दोस्तों, ये CDS 2014 से है और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। Which of the statements given below about the Mughal rule in India is false? A. Peasant communities were a united and homogeneous group. B. There was an abundance of food grain. C. The state encouraged those crops that brought in more revenue. D. Most regions produce 2 crops in a year. इस तरह के क्वेश्चन में आपको आउटलायर को पहचानना होता है। 3 स्टेटमेंट्स मुगल अग्रेरियन इकोनॉमी की जनरल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि एक बिल्कुल गलत है। Okay, let's test them. Option B. Abundance of food grain. अमीन के पीरियड्स को छोड़कर मुगल एम्पायर फूड ग्रेन्स में लार्जली सेल्फ सफिशिएंट था और अक्सर सरप्लस प्रोड्यूस करता था, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, क्या स्टेट ने कैश क्रॉप्स को एनकरेज किया? यस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। मुगल स्टेट रेवेन्यू कैश में कलेक्ट करना पसंद करता था, इसलिए उसने हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, इंडिगो और शुगर केन की खेती को एनकरेज किया क्योंकि उनसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी, साल में 2 फसलें। यस, ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू। मॉनसून क्लाइमेट और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण एम्पायर के ज्यादातर रीजन्स में साल में 2 फसलें उगाना स्टैंडर्ड था, खरीफ और रबी। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेशन से फॉल्स होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्यों है ये फॉल्स? एग्जैक्टली ऑप्शन ए फॉल्स है और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। ये आइडिया कि पेजेंट कम्युनिटीज यूनाइटेड एंड होमोजेनस थी एक मैसिव ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, मुगल रूरल सोसाइटी हाईली स्ट्रैटिफाइड और डीपली डिवाइडेड थी। अमीर किसान खुद कश्ता थे जिनके पास जमीन और हल थे, और दूसरी तरफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स और गरीब किसान पाही कश्ता थे जो टेनेंट्स थे। कास्ट डिविजन्स का भी बहुत बड़ा रोल था। ये होमोजेनस बिल्कुल नहीं थी। ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, खुद कश्ता और पाही कश्ता। बिल्कुल, खुद कश्ता रेजिडेंट कल्टीवेटर्स थे जो अपनी जमीन के मालिक थे। पाही कश्ता नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स थे जो अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर खेती करते थे। ये स्ट्रैटिफिकेशन ही होमोजेनस पेजेंट्री के आइडिया के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। इसका मेमोरी हैक एक जनरल रूल ऑफ थंब है इंडियन हिस्ट्री के लिए। हमेशा डाइवर्सिटी और हायरार्की सोचो। इंडियन सोसाइटी एंशिएंट या मिडीवल शायद ही कभी सिंपल या होमोजीनियस थी। ऐसा दावा करने वाला कोई भी स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मिनी रिकैप, ये स्टेटमेंट कि मुगल पेजेंट कम्युनिटीज एक यूनाइटेड होमोजीनस ग्रुप थी गलत है। रियलिटी एक हाईली स्ट्रैटिफाइड और डाइवर्स रूरल सोसाइटी थी। इमेजिन डिस्कवरिंग अ लॉस्ट सिटी। ये क्वेश्चन CDS 2014 से ऐसी ही एक बात के बारे में है। द रूइंस ऑफ द विजयनगरा एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय। ऑप्शंस हैं A. कर्नल कॉलिन मैकेंजी, B. सर जॉन शोर, C. एंड्रू फ्रेजर, D. जॉन मार्शल। ये इंडिया के पास्ट को कैसे रीडिस्कवर किया गया, उस कहानी में एक लैंडमार्क इवेंट है। हम्पी के खंडहर हमेशा से वहां थे, लेकिन दुनिया उन्हें काफी हद तक भूल चुकी थी जब तक एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ने उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं किया। और वो शख्स कौन थे? इस मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर और सर्वेयर थे। 1800 में? हाँ, 1800 में उन्होंने हम्पी रूइंस का पहला डिटेल सर्वे किया। उनके मैप्स और ड्राइंग्स लॉस्ट सिटी ऑफ विजयनगर के स्केल और ग्रैंडियोर का पहला सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन था। ऑप्शन डी में जॉन मार्शल का नाम भी आर्कियोलॉजी में सुना हुआ लगता है। क्या ये एक ट्रैप है? ये उनके लिए एक पोटेंशियल ट्रैप है जो अपनी टाइमलाइंस मिक्सअप कर देते हैं। सर जॉन मार्शल 20th सेंचुरी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। वो काफी बाद में। हाँ, वो फेमसली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी से एसोसिएटेड हैं, मैकेंजी के हम्पी के काम के एक सदी से भी ज्यादा बाद। इसके बारे में पेरिफेरल नॉलेज? मैकेंजी के मेथड्स अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थे। उन्होंने सिर्फ रूइंस को मैप नहीं किया, उन्होंने लोकल ओरल ट्रेडिशंस कलेक्ट की, पुजारियों से इंटरव्यू किया और इंस्क्रिप्शन स्टडी की ताकि एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। वाओ! उन्हें 1815 में इंडिया का पहला सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया गया और उनके काम ने इंडिया के पास की सिस्टमैटिक स्टडी की नींव रखी। गॉट इट। एक सिंपल सा मेमोरी हैक, हम्पी वाज मैप्ड बाय मैकेंजी। HMM परफेक्ट। मिनी रिकैप, हम्पी के विशाल खंडारों को पहली बार 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सर्वे किया और पब्लिक लाइट में लाए। ऑलराइट, आज का हमारा आखिरी सवाल द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर शेर शाह सूरी के बारे में। ये सीरीज 2014 से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन।
Statement 1, he divided his empire into sarkars, which were further subdivided into parganas. Statement 2, the sarkars and the parganas were directly administered by Sher Shah without the help of any other officials. इनमें से कौन सा सही है? शेर शाह का शासन बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल का, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इतने इफेक्टिव थे कि वो बाद के रूलर्स इंक्लूडिंग अकबर के लिए एक मॉडल बन गए। ये क्वेश्चन उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की हमारी नॉलेज को टेस्ट करता है। ओके, चलो स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। सरकार्स और परगानास में डिवीजन? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। शेर शाह ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मल्टी टियर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बनाई थी। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जो सरकार्स आज के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे में डिवाइड थे। और सरकार्स के नीचे? हर सरकार को आगे परगनाज गांवों का एक ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ये गवर्नेंस और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर था। अब स्टेटमेंट 2 ये दावा करता है कि वो ये सब अकेले सीधे चलाते थे। क्या ये एक बड़े एम्पायर के लिए प्लॉजिबल लगता है? स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट Okay. और इलॉजिकल भी है। कोई भी एक रूलर एक विशाल एम्पायर को डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। राइट। शेरशाह का जीनियस ये नहीं था कि वो सब कुछ खुद करते थे, बल्कि ये था कि उन्होंने इन यूनिट्स को चलाने के लिए ऑफिशियल्स का एक रोबस्ट सिस्टम बनाया। उन्होंने अथॉरिटी को इफेक्टिवली डेलीगेट किया। उन ऑफिशियल्स को क्या कहते थे? हर सरकार में 2 चीफ ऑफिसर्स होते थे, एक शिकदार-ए-शिकदारान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और एक मुंसिफ-ए-मुंसिफान रेवेन्यू कलेक्शन सुपरवाइज करने के लिए। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, वन मैन शो नहीं चलाया। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। इसका मतलब आंसर है ए, ओनली 1। उनकी कुछ और फेमस रिफॉर्म्स जो हमें याद रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। फॉर पेरिफेरल नॉलेज, शेरशाह के ये 3 की रिफॉर्म्स याद रखो। बोलिए। पहला करेंसी रिफॉर्म, उन्होंने सिल्वर रुपया और कॉपर दम को स्टैंडर्डाइज किया, जो बाद में मुगल करेंसी का बेसिस बना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को रीबिल्ड और एक्सटेंड किया। और तीसरा, कम्युनिकेशन, उन्होंने हॉर्स रिलेज डक चौकी का यूज करके एक एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ही वाज अ ट्रू इंस्टीट्यूशन बिल्डर। चलो इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। शेर शाह's administration was a system of sarkars and parganas run by officials, not by शेर शाह solely. दैट्स अ ग्रेट समरी। मिनी रिकैप, शेर शाह ने सिस्टमैटिकली अपने एम्पायर को सरकार्स और पारगनाज में डिवाइड किया और उन्हें इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करने के लिए ऑफिशियल्स की एक स्ट्रॉन्ग टीम पर डिपेंड किया। क्या शानदार सेशन था। हमने सिर्फ 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए मिडिवल इंडिया पर, हमने उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को असल में समझा है। बिल्कुल। चलो आज हमने जो बड़े थीम्स देखे उन्हें जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, एम्पायर बिल्डिंग। हमने शिवाजी का सिस्टमैटिक राइज देखा, एक सिंगल फोर्ट कैप्चर करने से लेकर मुगल एम्पायर को चैलेंज करने तक। हाँ, मिलिट्री जीनियस और श्रूड डिप्लोमेसी का मिक्स। सेकंड, द नेचर ऑफ पावर। हमने विजयनगरा एम्पायर की ग्रैंडनेस को उसके आर्किटेक्चर और फॉरेन विजिटर्स के अकाउंट से एक्सप्लोर किया और देखा कि कैसे उसके रूलर्स ने रिलीजन और पावरफुल टाइटल्स का यूज अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए किया। थर्ड था मशीनरी ऑफ गवर्नेंस। हाँ, हमने कॉम्प्लेक्स लेकिन एफिशिएंट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मनसबदारी सिस्टम के थ्रू डिकोड किया और उसे शेर शाह सूरी के ब्रिलियंट फाउंडेशनल काम से कंट्रास्ट किया। और आखिरी, सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जैक्टली। हमने देखा कि मिडिवल इंडियन सोसाइटी सिंपल नहीं थी। रूरल वर्ल्ड में गहरी डिविजन्स थीं, जैसा नॉन होमोजीनियस पेजेंट्री में दिखा, और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स थे, जैसे जमींदार्स और पेजेंट्स के बीच का फ्रेनेमी डायनामिक। ये एक ब्रिलियंट समरी है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करती हुई। अब साइन ऑफ करने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। ओके। आज हमने सरकार और परगना जैसे मेडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखे। ब्रिटिश ने बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स तालुकास के साथ एक सिमिलर स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। इस बारे में सोचिए, हमारा आज का मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के रोल्स तक कितना कुछ इन मेडिवल सिस्टम्स का डायरेक्ट लेगेसी है जो शेरशाह और मुगल्स जैसे रूलर्स ने बनाए थे। क्या हम आज भी सदियों पुराने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में जी रहे हैं? ये सोचने के लिए गहरा सवाल है। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। हम अगले सेशन में एक और डीप एनालिसिस के साथ वापस आएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।